अध्याय 0271 ताओयुआन ग्रैंड मीटिंग। अध्याय 271 ताओयुआन ग्रैंड मीटिंग। लू जी का सूजा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। वह चेन जियांग को घूर रहा था और उसकी आंखों का भाव बता रहा था कि वह चेन जियांग को मारने के लिए बेताब है। हालांकि अभी उसके पास ऐसा करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। चेन जियांग ने उसके घुटने पर जोर से ठोकर मारी और उसे तोड़ दिया, जिससे लू जी की एक और खून जमा देने वाली चीख निकल गई। क्या तुम्हें दूसरों को घुटने टेकने पर मजबूर करना पसंद नहीं? मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, फिर भी घुटने टेकने से रोक नहीं पाऊंगा। बोलते बोलते चेन जियांग ने एक बार फिर अपना दूसरा घुटना तोड़ दिया। ऐसे क्रूर व्यवहार को देखकर दर्शकों के सिर में झुनझुनी होने लगी। लू जी के साथ आए सच्चे शिष्य खुद को दूर हटने से नहीं रोक पाए। कुछ समय पहले यंग किलाई चेन जियांग के एक मुक्के से ही उड़ गई थी और अब वे चेन जियांग के उस बेतुके घूंसे का शिकार नहीं बनना चाहते थे। चेन जियांग, तू नीच है, तेरी मौत अच्छी नहीं होगी। मुझे मारने की सोच भी मत। मैं तुझे बता दूं, बड़े बुजुर्ग और डीन मेरे बारे में आशावादी हैं। मेरी 3 नाड़ी वाली शारीरिक शक्ति है, मेरी प्रतिभा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चेन जियांग हंसने लगा और उसने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड निकाला। उसने उसे लू जी की गर्दन पर रखा और फिर काट दिया। सभी लोग कांप उठे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। लू जी वाकई बहुत प्रतिभाशाली इंसान था। वे जानते थे कि अगर इस तरह का शिष्य मारा गया तो डीन जरूर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन तो क्या, चेन जियांग उसे जबरदस्त तरीके से मार सकता था और यह बिल्कुल साफ था कि चेन जियांग उससे ज्यादा प्रतिभाशाली था। क्या चरम मार्शल संप्रदाय चेन जियांग को अपंग बना देगा? नामुमकिन। और ये तो छोड़ ही दीजिए कि दोनों के बीच जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। चेन जियांग के कामों पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता था। युन शियादाओ और अन्य लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे इतने सालों से कुत्तों की तरह जी रहे थे। पहले तो उनमें चेन जियांग जितनी ही ताकत थी, लेकिन अब उनमें और चेन जियांग में जमीन आसमान का अंतर था। ये सोचकर वे खुद को रोक नहीं पाए और जल्दी से राजा मार्शल प्रांगण में लौट आए और कड़ी मेहनत से साधना शुरू कर दी। चेन जियांग ने लू जी के शरीर को वहीं भस्म कर दिया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि गु डोंगचेन और वू काइमिंग दूर से उसे देख रहे हैं, लेकिन चूंकि वे रुकने वाले नहीं थे, इसलिए साफ था कि वे उसके इस कदम से सहमत थे। चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चेन जांग को वू काइमिंग ने अपने निवास में खींच लिया, जहां गु डोंगचेन भी मौजूद था। युवा मार्शल अंकल, आपका शरीर वाकई बहुत मजबूत है। सिर्फ अपने मांस से ही आप किसी चौथे स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट को जमीन पर पटक सकते हैं, गु डोंगचेन ने कहा। ये तो तय है, तुम्हारे चाचा ने इसके लिए बहुत कष्ट सहे हैं, और सच कहूं तो तुम्हारे चाचा का शरीर इस समय अमर और शैतानी शरीर के 5वें स्तर पर है। चेन जियांग कुर्सी पर बैठ गया और बहुत गर्व से बोला। अपने योद्धा भतीजों के सामने जाहिर है वह विस्मयकारी होगा। कहीं ऐसा न हो कि वे उसे नीची नजरों से देखें। चेन जियांग की बातें सुनकर गु डोंगचेन के हाथ से चाय का प्याला लगभग गिर ही गया। उसने आश्चर्य भरी निगाहों से चेन जियांग को देखा और वू काइमिंग का भी यही हाल था। उसकी दोनों बूढ़ी आंखें चेन जियांग को घूर रही थीं। गु डोंगचेन केवल आह भर सका, यहाँ तक कि उसके गुरु के पास भी चेन जियांग जैसी राक्षसी प्रतिभा नहीं थी। ठीक है, वह छोटी बच्ची कहाँ गायब हो गई? मुझे उसकी बहुत याद आती है, चेन जियांग ने पूछा। एल्डर डैन दिखाई नहीं दिए थे और इस वजह से उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। जूनियर सिस्टर, वह अक्सर बंद कमरे में प्रशिक्षण लेती है। उसका ठिकाना आमतौर पर अनिश्चित रहता है। लगभग सभी को इस बारे में पता है, गु डोंगचेन ने उत्तर दिया। वू केमिंग ने कहा, युवा मार्शल अंकल, क्या आपको कुछ अलग नहीं मिला? चेन जियांग ने सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या बात है? मुझे तो कुछ नहीं मिला। यहाँ बहुत से आंतरिक संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, विशेष रूप से सच्चे शिष्य, क्योंकि वे सभी डेनजियांग ताओयुआन गए थे, गु डोंगचेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं। वे डेनेक्सियांग ताओयुआन क्यों गए? सुगंध नगरी 100 साल में एक बार होने वाले ग्रैंड डैन मीटिंग की तैयारी शुरू कर देगी। अभी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत चहल पहल है। जब ये शुरू होगा तो मैं और डीन भी जाएंगे, साथ ही दूसरे संप्रदायों के डीन भी जाएंगे, वू केमिंग ने कहा। चेन जियांग ने महासम्मेलन के बारे में जरूर सुना था और इस महासम्मेलन का समापन एक कीमिया प्रतियोगिता थी, जिसमें चेनवू मुख्य भूमि के कई कीमियागर एक साथ आने वाले थे। ये कीमिया प्रतियोगिता उन सभी अन्य प्रतियोगिताओं से बिल्कुल अलग थी जिन्हें चेन जियांग ने पहले देखा या भाग लिया था। ये कीमिया प्रतियोगिता काफी बड़ी थी और इसमें भाग लेने वालों में प्रसिद्ध कीमियागरों की कोई कमी नहीं थी। आप एक कीमियागर हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। हमारे साथ आने के बारे में आप क्या सोचते हैं? गु डोंगचेन ने पूछा। जरूर, अब मैं जाऊंगा, चेन जियांग ने कहा। अब वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और किसी भी समय एक बड़ी नीलामी भी होगी। कुछ कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा समय था। तुम अकेले बहुत खतरनाक होगे। अब न सिर्फ धार्मिक संप्रदाय तुम्हें घूर रहे हैं, बल्कि 5 प्रमुख शैतानी मार्ग वाले संप्रदाय भी तुम्हें मरवाना चाहते हैं, गु डोंगचेन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। मुझे डर नहीं है, चेन जियांग ने लापरवाही से कहा। अगर वह अकेले जाता तो वहां जल्दी पहुंच जाता। दूसरी ओर गु डोंगचेन ने वू काइमिंग का सामना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई यहाँ है। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं और तभी लॉन्ग जुई की खिलखिलाहट सुनाई दी जब वह बोली, यह आपकी बहन मैंग है, वह चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र के बाहर है। वू काइमिंग जल्दी से स्वागत करने के लिए बाहर गया। लियू मैंग यहाँ आया था और चेन जियांग को यहीं रुकने का साहस था।
वह जानना चाहता था कि लियू मेंगे क्यों आया है। लियू मेंगे ने सफेद लॉन्गेट पहना हुआ था और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसका गोरा चेहरा शीतलता और भव्यता से भरा हुआ था, एक अलौकिक स्वभाव के साथ, एक प्रकार का सम्मोहक शाही और गौरवपूर्ण आचरण लिए हुए। इस अद्वितीय महिला की शान देखकर चेन जियांग मन ही मन चकित रह गया। उसने लियू मेंगे को इस तरह के रूप में शायद ही कभी देखा हो। चेन जियांग को यहाँ देखकर लियू मेंगे मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह सकी, खासकर जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग अपना पैर झुकाए बेरुखी से बैठा हुआ था, जबकि गु डोंगचेन और वू काइमिंग कुछ बोल भी नहीं रहे थे। इससे उन्हें बेहद शक हुआ, क्योंकि वह देख सकती थी कि चेन जियांग के इन दोनों दिग्गजों के साथ रिश्ते सामान्य नहीं थे। वह खुद भी वैसी ही थी। वू काइमिंग ने चेन जियांग को घूरा और चेन जियांग बस जवाब दे ही पाया कि झट से खड़ा हो गया और लियू मेंगे को सम्मानपूर्वक सलामी दी। ये सुनकर लियू मेंगे मन ही मन हंसने लगी। साथ ही वह कुछ हद तक खुश भी हुई, क्योंकि जब वह चेन जियांग के साथ थी तो चेन जियांग उतना विनम्र नहीं था। चेन जियांग भी उदास था। यहाँ के तीनों बड़े उद्योगपतियों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, फिर भी उसे दिखावा करना पड़ा। महारानी लियू, क्या आप छोटी बहन ढूंढ रही हैं? गु डोंगचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसके और लियू मेंगे के रिश्ते खराब नहीं थे, वरना वह इस तरह का संबोधन नहीं करता। एल्डर डैन यहाँ नहीं है? लियू मेंगे ने पूछा। वह तो पहले ही गायब हो चुकी थी, वू कैमिंग ने आह भरी। लियू मेंगे थोड़ा निराश था। मैं उसे ढूंढने आया था ताकि हम दोनों डेनेक्सियांग ताओयुआन जा सकें और उसे कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां लेने में मदद कर सकें। ये सचमुच अफसोस की बात है। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ लियू, ये बदमाश भी डेनजियांग ताओयुआन जा रहा है। डीन और अन्य लोग मुझ पर अकेले जाने का भरोसा नहीं करते। मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ जा पाऊंगा या नहीं। स्पिरिट जड़ी बूटियों के बारे में मुझे भी कुछ समझ है। चेन जियांग के साथ सफर करने के बारे में सोचकर इस छोटे से बदमाश लियू मेंगे के मन में दुविधा थी। वह चेन जियांग के साथ रहना तो चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि कहीं चेन जियांग उसका फायदा न उठा ले, खासकर जब वहाँ कोई और न हो। मिस लियू, इस बदमाश ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। वह डेनशियांग ताओयुआन जाने के लिए बेचैन है। अगर वह अकेला जाएगा तो हम निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। हालांकि रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, वू कैमिंग ने कहा। लियू मेंगे ने मन ही मन चेन जियांग को कोसा। पिछली बार जब चेन जियांग उसके दिव्य अस्त्रस्वर्गीय साम्राज्य में गया था तो पूरी यात्रा के दौरान वह काफी सुरक्षित रहा था। डेनशियांग ताओयुआन का खुशबू शहर वाकई कुछ दूर था और रास्ते में घात लगाए जाने की संभावना ज्यादा थी, जिससे उसे चेन जियांग की भी चिंता हो रही थी। उसने सहमति में सिर हिलाया, जिससे चेन जियांग मन ही मन खुश हो गया। अध्याय 0272 अग्नि आत्मा का पुनः प्रकट होना। चेन जियांग की खुश उपस्थिति को देखकर लियू मेंगे ने मन ही मन उपहास किया। चलो अब चलते हैं, चेन जियांग ने कहा। इस तरह की कठोर भावना ने उसे बहुत असहज कर दिया। बड़ी बहन लियू, मैं आपसे इस बदमाश का ख्याल रखने का अनुरोध करता हूँ। गु डोंगचेन ने मुस्कुराते हुए चेन जियांग के सिर को छुआ और कहा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि लियू मेंगे असल में गु डोंगचेन से उम्र में बड़े होंगे। लियू मेंगे ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप दोनों निश्चिंत रहें। चेन जियांग लियू मेंगे के पीछे पीछे चरम मार्शल संप्रदाय से बाहर निकल आया। वह उसके द्वारा निर्मित कमल के आकार के उड़न तश्तरी पर सवार था, जो बहुत बड़ी थी। जब चरम मार्शल संप्रदाय चेन जियांग की नजरों में दूर एक छोटा सा कण बनकर रह गया तो वह लेट गया और संतुष्ट स्वर में कराहते हुए बोला, वाकई आराम से। छोटे बदमाश, गु डोंगचेन और बाकियों के साथ तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लियू मेंगे ने बोलने से पहले धीरे से थूका, फिर उसने चेन जियांग के हाथ पर जोर से चुटकी काटी। वह सचमुच इतनी सहजता से उसके उड़न तश्तरी पर लेट गया। हाँ बिल्कुल, क्या हमारा रिश्ता भी काफी अच्छा नहीं है? चेन जियांग कमल चक्र पर लेट गया और नीले आकाश की ओर देखते हुए बोला, बहन मेंगे, मेरे शरीर को संयमित करने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उस आदमी को आसानी से मार डाला। चेन जियांग को अपने शरीर की खुशबू चूसते हुए देखकर लियू मेंगे थोड़ा शर्मा गया। छोटी बदमाश, क्या तुमने जिस आदमी को मारा है वह बहुत ताकतवर है? मुझे बताओ। चेन जियांग ने लू जी के साथ हुए संघर्ष के बारे में लियू मेंगे को बताया, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। यह आदमी निश्चित रूप से भूत मार्शल तकनीक का उपयोग कर रहा था। मेरे माता पिता ने मुझे जो बताया था उसके अनुसार भूत मार्शल तकनीक में साधना करने वाला एक मार्शल कलाकार अंततः एक नासमझ व्यक्ति में बदल जाएगा। केवल शैतान यांग कबीले के पास ही यह तकनीक है। यहाँ तक कि शैतान यांग कबीले में भी इसकी साधना प्रतिबंधित थी। यह एक निषिद्ध मार्शल कौशल है। लियू मेंगे के सुंदर रंग रूप में भारी बदलाव आया। जब लियू मेंगे ने चेन जियांग को लू परिवार के साथ घटी विभिन्न घटनाओं का वर्णन करते हुए सुना तो उसने निश्चितता के साथ कहा, लू परिवार निश्चित रूप से शैतान यांग कबीले के साथ मिलीभगत कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खतरनाक व्यक्ति आपके चरम मार्शल संप्रदाय में भी छिपा हुआ था, लेकिन वह तो मैंने ही खत्म किया था। चेन जियांग ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। लियू मेंगे हमेशा से मानती थी कि चेन जियांग काफी साधन संपन्न या भाग्यशाली है, लेकिन वह 9वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के बुजुर्ग को मारने में सक्षम है। इस बारे में अब वह कुछ हद तक संदिग्ध थी। क्या वह सचमुच तुम्हारी ही ताकत से मारा गया था? जहाँ तक मुझे याद है, जब यह अफवाहें फैल रही थीं, तब तुम सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर भी नहीं थे। लियू मेंगे ने कहा, जो मानना है मानो। चेन जियांग ने भी इस मामले को स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय वह लॉन्ग जुई की ताकत पर निर्भर था। उसने शरारत से हंसते हुए कहा, बहन मेंगे, आपको भी लेट जाना चाहिए, अभी बहुत जगह है।
लियू मैंगर ने अपने होठों को भींच लिया और कोमल स्वर में कहा, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। चेन जियांग ने एक जेड तकिया निकाला, उसे अपने सिर के नीचे रखा और आनंद से उस डिस्क पर लेट गया। ये देखकर कि लियू मैंगर एक बार फिर उसकी बांह मरोड़ने वाला था, उसने तुरंत एक सवाल पूछा, बहन मैंगर, मैंने आपको जो स्पिरिट पैटर्न दिए थे उन पर अध्ययन कैसा चल रहा है? आप मुझे उपकरणों को परिष्कृत करना कब सिखाएंगी? सच कहूं तो मुझे कुछ भी पता नहीं। ये स्पिरिट पैटर्न वो नहीं है जिनसे मैं परिचित हूँ, और ये तो बहुत सारे हैं। काश मुझे हर स्पिरिट पैटर्न की विशेषता पता होती तो मैं उनके संयोजनों का विश्लेषण कर पाता, ताकि मैं अलग अलग स्पिरिट पैटर्न की विशेषताओं को मिलाकर स्पिरिट पैटर्न की शक्ति को मुक्त कर सकूं। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है, लियू मैंगर ने जवाब दिया। ये कमल जैसा उड़न चक्र सफेद जेड से बना था। हालांकि इसकी गति अपेक्षाकृत कम थी, फिर भी यह बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता था। बहन मैंगर, क्या आप इनमें से एक उड़ने वाली चीज बनाने में मदद कर सकती हैं? चेन जियांग ने पूछा। अगर उसके पास इनमें से एक चीज होती तो भविष्य में जब उसे कहीं दूर जाना होता तो वह आराम से सोने की जगह बना सकता था। यह एक बेहतरीन उपकरण है, इसे परिष्कृत करना इतना आसान नहीं है। और हाँ, इसके लिए जरूरी सामग्री बहुत कम है। जब तक मैं उपयुक्त सामग्री इकट्ठा नहीं कर लेता तब तक रुको, फिर मैं तुम्हें इसे परिष्कृत करने में मदद करूंगा। हालांकि युलान और जियांगसियन दोनों ही प्राथमिकता में तुमसे आगे हैं। जियांगसियन अक्सर मुझसे एक के लिए परेशान करता है, मैं भी पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए मुझे युलान को भी एक देना होगा। लियू मैंगर ने उसके बालों को सहलाया और धीमे स्वर में कहा। इस मनमोहक सुंदर मुद्रा को देखकर चेन जियांग दंग रह गया। शानदार उपकरण, बहुत महंगा। लगता है डीन को भी तुमने ठग लिया है, चेन जियांग ने कहा। ज्यादा शानदार उपकरण नहीं थे, उन्हें परिष्कृत करना मुश्किल था और सामग्री दुर्लभ थी। बहुत कम लोग उन्हें परिष्कृत कर पाते थे। बहन मैंगर, क्या आप मुझसे भी क्रिस्टल पत्थर लेंगी? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम इसके बारे में तब बात करेंगे, वैसे भी मैंने अभी तक रिफाइनिंग शुरू नहीं की है। लियू मैंगर खड़े हुए और दूर देखने लगे। अरे! लियू मैंगर ने दूर तक देखते हुए आश्चर्य से चिल्लाया। चेन जियांग भी उठ खड़ा हुआ। सामने रेगिस्तान देखकर उसे भी थोड़ा अजीब लगा। वे खुशबू शहर जा रहे थे और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी दूर निकल आए थे। चेन जियांग भी इसी रास्ते से गुजरा था, फिर भी उसे रास्ते में कोई रेगिस्तान याद नहीं आया। उनके सामने का रेगिस्तान चिलचिलाती गर्मी में लिपटा हुआ था। दूर से देखने पर रेगिस्तान की हवा थोड़ी विकृत लग रही थी। इसी समय चेन जियांग और लियू मैंगर दोनों को कुछ लोगों की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने अनगिनत बार इस सड़क की यात्रा की है और यह मिठाई निश्चित रूप से पहले कभी यहाँ नहीं थी, फिर भी अब यह अचानक कहीं से प्रकट हो गई है, लियू मैंगर ने धीमी आवाज में कहा। चेन जियांग को भी यह बहुत अजीब लगा। हम जाकर देख लें तो कैसा रहेगा? सिस्टर मैंगर की ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। कमल चक्र की गति तेज होते ही लियू मैंगर ने सिर हिलाया। चेन जियांग फिर लेट गया, जबकि लियू मैंगर किनारे पर खड़ी उस विशाल रेगिस्तान को गंभीर भाव से देख रही थी। लियू मैंगर की सुंदर और सुरुचिपूर्ण आकृति को देखकर चेन जियांग वास्तव में उसे पीछे से पकड़ना चाहता था और फिर उसके गाल को चूमना चाहता था। कल्पना में तैरते हुए चेन जियांग के शरीर से हल्की सी गर्मी निकल रही थी। लियू मैंगर की पांचों इंद्रियां कमाल की थीं। एक पल बाद ही उसने अपने पीछे बैठे उस छोटे से बदमाश के पेट से हल्की सी गर्मी निकलती महसूस की। जैसे ही लियू मैंगर ने पलटकर देखा, उसने देखा कि चेन जियांग उसे बुरी नजर से घूर रहा है। वह बेहद शर्मिंदा और गुस्से से भर गई। उसने चेन जियांग को घूरते हुए एक हल्की सी खर्राटे के साथ कहा, छोटे बदमाश, क्या सोच रहे हो? चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि लियू मैंगर की इंद्रियां इतनी तेज होंगी। वह सचमुच समझ सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। उसने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बीते हुए सुखद पलों की कुछ यादें ताज़ा कर रहा था। उड़ती हुई डिस्क रेगिस्तान के ऊपर आकाश में प्रवेश कर चुकी थी। पहले लेटा हुआ चेन जियांग जोर से उछल पड़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। अभी कुछ देर पहले उसके शरीर के भीतर एक शक्ति थोड़ी देर के लिए कांपी। ये स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का कंपन था और अब उसे एक बहुत तेज और अजीब सा एहसास भी हो रहा था, जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। अग्नि आत्मा के संकेत हैं, एक अग्नि आत्मा जन्म लेने वाली है। लॉन्ग जुएई सदमे में चिल्लाए। चेन जियांग एक पल के लिए बुरी तरह हैरान रह गया। उसके शरीर के भीतर से उठती एक अजीब सी अनुभूति मानो उसे अग्नि आत्मा की खोज में ले जा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का ऐसा उपयोग हो सकता है, क्योंकि वह अग्नि आत्मा के स्थान को भांप सकती थी। लियू मैंगर को चेन जियांग का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। उसने जल्दी से पूछा, छोटे बदमाश, क्या तुम ठीक हो? चेन जियांग ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, बहन मैंगर, उस तरफ उड़ो, हमें वहाँ एक अच्छी चीज मिलेगी। क्या अच्छी बात है? वह उत्तर दिशा है, वहाँ बहुत ठंड है। हालांकि लियू मैंगर ने ऐसा कहा था, फिर भी उसने कमल चक्र को नियंत्रित करके चेन जियांग की ओर इशारा करते हुए उड़ान भरी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि यह वही है जो मैं सोच रहा था या नहीं। अध्याय 0273 पीड़ादायक। अध्याय 273 पीड़ादायक। अग्नि आत्मा का अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ था। पूरे चेनवू मुख्य भूमि में केवल चेन जियांग और वू कियान के पास ही अग्नि आत्मा थी, और एल्डर डैन के पास, हालांकि वह थी क्योंकि वह बैंगनी चंद्रलोक से आई थी, वह चेनवू मुख्य भूमि में स्वाभाविक रूप से जन्मी और पली बड़ी नहीं थी।
और यहाँ तक कि चेन जियांग की स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा भी चेनवू मुख्य भूमि में नहीं पली बड़ी, क्योंकि वह उसे प्राचीन अग्नि राक्षस द्वारा दी गई थी। दूसरे शब्दों में केवल वू कियान की ब्लू स्टार फायर स्पिरिट ही चेनवू मुख्य भूमि की मूल निवासी थी, और लॉन्ग जुएई और सू मेयाओ दोनों के अनुसार मुख्य भूमि पर हालांकि अग्नि आत्माएं दुर्लभ थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि वे वहां थीं ही नहीं। आमतौर पर ये सब छिपी होती थीं, और हालांकि कुछ लोगों के पास ये होती थीं, लेकिन वे अपने जीवन काल में कभी उनका उपयोग नहीं करते थे। इसके अलावा कुछ अग्नि आत्माएं ऐसी भी थीं जो जलती रहती थीं और मर जाती थीं। चेन जियांग अपने दिल में गुप्त रूप से उत्साहित था, क्योंकि उसे जल्द ही एक स्वाभाविक रूप से जन्मी अग्नि आत्मा मिल जाएगी। लियू मैंग इतने शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी अग्नि आत्मा नहीं थी। इससे साफ जाहिर होता है कि अग्नि आत्माएं कितनी दुर्लभ थीं। ये कौन सी अग्नि आत्मा है? यह इस जमीन के टुकड़े को भी रेगिस्तान में बदल सकती है। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से पूछा। पता नहीं, संक्षेप में यह अद्भुत है, कम से कम ये ब्लू फायर स्पिरिट से कम नहीं है। लॉन्ग जुएई ने कहा। मन ही मन वह भी इसका इंतजार कर रही थी। पूरा दिन बीत गया और उड़न तश्तरी तपते रेगिस्तान के ऊपर उड़ती रही। चेन जियांग की बताई दिशा में वे जितनी गहराई में उड़ते गए, लियू मैंग को उतनी ही ज्यादा गर्मी महसूस होती गई। हम खुशबू वाले शहर से दूर होते जा रहे हैं, आखिर वो चीज क्या है? लियू मैंग ने मुंह बनाते हुए पूछा। उसने कई बार पूछा था, पर चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया था। रुको, मैं तुम्हें बाद में जरूर बताऊंगा। कुल मिलाकर यह अच्छी बात है, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। इस समय एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। भाप उठती तपती रेगिस्तानी जमीन और बर्फ से ढकी बर्फ से सटी जमीन आपस में जुड़ी हुई थी। लियू मैंग को बहुत पहले ही लग गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, खासकर ये दृश्य देखने के बाद। कुछ तो अजीब था, इसीलिए उसने चेन जियांग की बात पर यकीन कर लिया था। जरूर कुछ तो होगा जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा होगा, तभी तो ये जगह ऐसी हो गई होगी। तपते रेगिस्तान और बर्फ से ढकी बर्फीली जमीन के बीच बस एक पतली सी रेखा थी। लियू मैंग उस रेखा के बीच में पहुंचे और पूछा, यह अजीब है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस तरह की घटना का कारण बन सकती है? चेन जियांग तपते रेगिस्तान और बर्फीली जमीन को जोड़ने वाली रेखा पर खड़ा था। फिर लियू मैंग के साथ उस रेखा पर चल पड़ा। वह अपने शरीर के भीतर से उठ रही अनुभूति के अनुसार चल रहा था। उसे स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा की अनुभूति पर भरोसा था। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, चेन जियांग ने उत्साह से कहा। लियू मैंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, बस उसके मन में बहुत संदेह था। साथ ही वह मन ही मन उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। चेन जियांग अचानक रुक गया और उत्साहित होकर बोला, बस यहीं नीचे। बहन मैंग, जल्दी से इस चीज को यहाँ से खोदकर निकालो। लियू मैंग ने कोमल स्वर में कहा। मैं क्यों खोदूं? तुम खुद क्यों नहीं खोदती? उसकी आवाज में आक्रोश था। ये पहली बार नहीं था जब चेन जियांग ने उससे इस तरह के काम करवाए थे। वह दिव्य अस्त स्वर्गीय साम्राज्य की एक प्रतिष्ठित महारानी थी, फिर भी उसे आदेश दिया जा रहा था। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें औरतों पर जरा भी दया नहीं आती? लियू मैंग ने प्यार से खर्राटे भरे स्वर में कहा। बोलते हुए उसके शरीर से एक अतुलनीय भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिससे चेन जियांग को लगा जैसे कोई उसे दबा रहा है। वह खुद को पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय चेन जियांग को याद आया कि यह सुंदर महिला एक निर्वाण क्षेत्र की मार्शल आर्टिस्ट थी। हालांकि वह काफी घमंडी था, क्योंकि वह अक्सर उसके साथ बदतमीजी करता था और वह उसके बहुत करीब भी था। जमीन पर एक गहरी दरार दिखाई दी, जो लियू मैंग की शक्ति से खुल गई थी। जैसे ही चेन जियांग ने एक कदम रखा, उसने दरार के भीतर से एक शक्तिशाली ठंडी और गर्म धारा निकलती हुई महसूस की। पलक झपकते ही चेन जियांग को इतनी ठंड महसूस हुई कि वह कांपने लगा, लेकिन पलक झपकते ही उसे ऐसी गर्मी महसूस हुई मानो उसे आग से जलाया जा रहा हो। बारी बारी से आती गर्मी और ठंड के इस एहसास ने उसे अचानक जमीन पर स्तब्ध कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अग्नि आत्मा में सचमुच बर्फीली ठंडक की शक्ति होगी। लियू मैंग चेन जियांग से भी ज्यादा हैरान थी। वह मूल रूप से अग्नि और हिम सत्य क्यूई की साधना करने वाली एक मार्शल आर्टिस्ट थी, और अग्नि और हिम के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा थी। हालांकि वह बारी बारी से आने वाली गर्मी और सर्दी को भी सहन नहीं कर पाती थी, जिससे उसे चेन जियांग की बातों पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली चीज जमीन के नीचे छिपी हुई थी। वह चीज ऊपर आ रही है, बहन मैंग, सावधान। चेन जियांग अचानक जोर से चिल्लाया। वह उस भयावह अग्नि आत्मा को रोकना चाहता था, लेकिन बारी बारी से आती ठंडी और गर्म धारा ने उसे स्तब्ध कर दिया। लियू मैंग आश्चर्यचकित हो गई और जल्दी से पीछे हट गई। उसने देखा कि दरार से एक बैंगनी रंग की चीज बाहर निकल रही है, और अधिक तीव्र ठंडी हवा और चिलचिलाती गर्मी के कारण चेन जियांग और भी अधिक असहज हो गया। लियू मैंग को आखिरकार समझ आ गया कि यह क्या है। वह अग्नि का प्रयोग करती थी और लपटों के बारे में उसकी गहरी समझ थी। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि यह सभी अग्नि प्रयोगकर्ताओं का लालच है, अग्नि आत्मा। हालांकि ये भी जमा देने वाली ठंडक लिए हुए थी, और उसके ज्ञान के अनुसार इस प्रकार की अग्नि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। बैंगनी अग्नि आत्मा, बहन मैंग, जल्दी से इसे ले लो, इसे भागने मत दो। चेन जियांग जल्दी से चिल्लाई। लियू मैंग ने आश्चर्य से चेन जियांग की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि चेन जियांग को कैसे पता था कि यहाँ एक अग्नि आत्मा है, और बैंगनी अग्नि आत्मा तो बहुत ही भयानक थी। उसकी राय में इतने कम उम्र के बच्चे को अग्नि आत्माओं के बारे में इतनी गहरी समझ नहीं होनी चाहिए। अग्नि आत्माओं की तो बात ही छोड़िए, मार्शल सोल के बारे में भी जानने वाले लोग कम ही थे।
हालांकि मार्शल सोल भी उसी तरह दुर्लभ थे, फिर भी अग्नि आत्माओं की तुलना में उनकी संख्या ज्यादा थी। चेन जियांग ने हवा में तैरती बैंगनी लपटों के झुंड को देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह अग्नि आत्मा कौन सी है। वह जानता था कि यह अग्नि आत्मा एक अजीब किस्म की है और यह उन अग्नि आत्माओं से अलग थी जिन्हें उसने देखा था। जब चेन जियांग ने लियू मेंगर को अग्नि आत्मा प्राप्त करने के लिए आग्रह करना चाहा, तो बैंगनी अग्नि आत्मा वास्तव में सचेत रूप से लियू मेंगर की ओर उड़ी और लियू मेंगर के शरीर में विलीन हो गई। जिस क्षण अग्नि आत्मा लियू मेंगर में विलीन हुई, लियू मेंगर का सुंदर चेहरा अचानक दर्द से विकृत हो गया और उसने तीखी और तीव्र चीखें निकाली। चेन जियांग ने इस तरह का दर्द झेला था और वू कियान के लिए भी यही स्थिति थी। लियू मेंगर का दर्दनाक रूप देखकर चेन जियांग का दिल टूट गया। लियू मेंगर जमीन पर लौटते हुए दर्द से करुण और कोमल चीखें निकालने लगा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि अग्नि आत्मा के साथ मिलकर निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी इतनी असहनीय पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। यह जरूरी है क्योंकि अग्नि आत्मा के साथ विलय के बाद उसकी ज्वालाएं और उसका शरीर उन्नत होंगे। इसके अलावा उसकी ज्वालाएं और शरीर दोनों पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उसे तुम्हारे और वू कियान से भी ज्यादा दर्द सहना होगा, सू मेयाओ ने कहा। लियू मेंगर को लगा जैसे वो मर रही है। तभी उसने अचानक अपने कोमल हाथों से चेन जियांग को जोर से पकड़ लिया। छोटी बदमाश, बहुत दर्द हो रहा है, लियू मेंगर चीखी। ये देखकर चेन जियांग का दिल पसीज गया। उसने लियू मेंगर को गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में टिका लिया, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार उसने वू कियान को गले लगाया था। हालांकि लियू मेंगर दर्द से कराह रही थी, उसे पता था कि चेन जियांग उसे गले लगा रहा है, जिससे वह बेहद शर्मिंदा और गुस्से में थी। हालांकि वह चेन जियांग को डांट भी नहीं सकती थी क्योंकि दर्द और भी बढ़ गया था। लियू मेंगर अब चेन जियांग की गोद में बैठी थी और उसकी पतली जांघें चेन जियांग की मोटी कमर को कसकर जकड़े हुए थीं। उसके खूबसूरत हाथ भी चेन जियांग की उभरी हुई कमर को कसकर पकड़े हुए थे और उसके नाखून चेन जियांग के कपड़ों में घुसकर चेन जियांग के शरीर में गड़ गए थे। उस पल चेन जियांग की पीठ पर खून से सनी खरोंचों के निशान दिखाई देने लगे। अध्याय 0274 चुंबन अध्याय 274 चुंबन TLN 17 के साइट पर यह अध्याय सेंसर किया गया है। 17 के पर शीर्षक भी अलग है। ये फ्यूजन ऑफ फायर स्पिरिट है, इसलिए यदि किसी को ये 17 के अध्याय से अलग लगता है तो कृपया मुझे दोष न दें। क्या यही हर औरत का हुनर होता है? चेन जियांग ने मन ही मन सहा। लियू मेंगर का शरीर चेन जियांग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि उसके पास 5वें स्तर का अमर और शैतानी शरीर था, फिर भी उसके पंजों के निशान खून के निशान छोड़ गए। चेन जियांग के दोनों हाथ लियू मेंगर की कोमल और पतली कमर पर लिपटे हुए थे। उसने उसे अपनी छाती से कसकर जकड़ रखा था, एक गहरे आलिंगन में, जबकि लियू मेंगर का शरीर गर्म और ठंडे के दो चरम सीमाओं के बीच बारी बारी से घूम रहा था। उन दो गोल, कामुक, कोमल पिंडों को गर्म और ठंडे एहसासों का एहसास करते हुए चेन जियांग के दिल में लहरें उठ रही थीं। हालांकि लियू मेंगर ने चेन जियांग की पीठ पर कई खूनी खरोंचें भी लगा दी थीं। इस तरह वह इस समय खुश भी था और दर्द में भी। लियू मेंगर का चेहरा उसकी छाती में धंसा हुआ था। काफी देर तक उसके होंठों को कुतरने के बाद उसे अचानक काफी आराम महसूस हुआ। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके नाखून चेन जियांग की पीठ पर घाव कर रहे हैं, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसे बस बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। छोटे बदमाश, मैं मर जाऊंगी। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, लियू मेंगर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और चेन जियांग की ओर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसकी सुंदर आंखों में एक जटिल भाव था जो उस असहनीय दर्द का संकेत दे रहा था जिससे वह गुजर रही थी। ये देखकर चेन जियांग को न जाने क्यों अपने दिल में एक हल्का सा धड़कता हुआ दर्द महसूस हुआ। उन खूबसूरत आंखों को देखकर वह अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। उसने धीरे धीरे अपने होंठों को पास लाया और आखिरकार लियू मेंगर के उन खून बहते होंठों को भींच लिया। लियू मेंगर दर्द में थी और अपमानित महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि जब उसने अपने होठों को और भी कसकर काट लिया तो चेन जियांग की नर्म और उग्र जीभ ने उन्हें खोलने में कामयाबी हासिल की। चेन जियांग इस समय एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रही थी। लियू मेंगर जिस अकल्पनीय दर्द से गुजर रहा था, उसमें अगर वह अचानक अपने जैड जैसे दांत भींचकर उसकी जीभ काट दे तो कोई अजीब बात नहीं होगी। थोड़ी कोशिश के बाद चेन जियांग की जीभ आखिरकार लियू मेंगर के मुंह में सुरक्षित पहुंच गई। जल्द ही वह उस छिपी हुई सुगंधित जीभ को ढूंढने में कामयाब हो गया और उसे इधर उधर सहलाने लगा। वह इससे अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि जू जियाजियान और चेन जियांग कई बार चुंबन कर चुके थे, इसलिए वह इस तरह की चीजों से अच्छी तरह वाकिफ था। पिछली बार उसने सू मेयाओ को खुद को रोकने पर मजबूर कर दिया था। यह अजीब सा एहसास मानो बिजली का कट हो। यह अचानक लियू मेंगर के मुंह के अंदर से उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि चेन जियांग की जीभ उसके मुंह में घूम रही है, इसलिए चाहे उसे कितना भी दर्द हो, उसने जोर से काटने की हिम्मत नहीं की। साथ ही उसने दर्द के जरिए चेन जियांग को उसके संकट का फायदा उठाकर उसके साथ ऐसा करने के लिए कोसा भी। वह जू जियाजियान की मालकिन थी और जू जियाजियान चेन जियांग की पत्नी। दरअसल जब चेन जियांग ने उनके बीच के इस रिश्ते के बारे में सोचा तो वह और भी अधिक उत्साहित हो गया और अपनी अधिक सुगंधित जीभ को हिलाने लगा। लियू मेंगर ज्यादा देर तक अपना निरर्थक प्रतिरोध नहीं कर पाई। हर बार जब उसकी जीभ में फंसती तो उसके शरीर को एक अजीब सा आराम मिलता जिससे दर्द कम हो जाता। वह झटके से चेन जियांग की जीभ से टकराई और उसकी कोमल नाजुक जीभ उसकी जीभ में लिपट गई।
चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश हुआ। पिछली बार जब उसने और सू मेयाओ ने चुंबन किया था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि दोनों महिलाएं बहुत लंबे समय से एक दूसरे से जुड़ी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी स्त्री पुरुष के बारे में न तो पारंगत थी और न ही उन्हें कोई खास जानकारी थी। दरअसल उन्होंने पहले कभी किसी को चूमा भी नहीं था। अब जब उन्होंने इसकी मिठास का स्वाद चखा तो लियू मैंगर और सू मेयाओ दोनों ही उस कोमल आरामदायक एहसास से मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों ने पहल की और जोश से जवाब दिया और अपनी मर्जी से चेन जियांग को चूम लिया। अनजाने में लियू मैंगर के शरीर में धड़कता हुआ दर्द धीरे धीरे कम होता गया। इसी बीच चेन जियांग को भी एक अजीब सा एहसास हुआ। तभी लॉन्ग जुएई ने कहा, आपकी स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा एक अजीबोगरीब आभा छोड़ रही है। ये वास्तव में आपके मुंह से लियू मैंगर के शरीर में प्रवाहित हो रही है और उस अजीब अग्नि आत्मा को दबा रही है। लियू मैंगर का दर्द अब पूरी तरह से गायब हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी नर्क से निकलकर किसी स्वर्ग में पहुंच गई हो। वह चेन जियांग की जीभ से होकर अपने शरीर में ऊर्जा की एक विचित्र धारा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद यह ऊर्जा उसके शरीर और उस अजीब अग्नि आत्मा के बीच के विलय को और तेज कर रही थी। यह एक बहुत ही रहस्यमयी अनुभूति थी। कभी कभी एक बुरी दुर्घटना किसी खूबसूरत चीज को जन्म दे देती है। चेन जियांग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो कुछ घटित हुआ था उसके सच होने का उसने बस सपना ही देखा था। रिंग में सू मेयाओ प्यार से खर्राटे ले रही थी। ये बदमाश, ये तो बहुत बुरा है। ये तो अपनी पत्नी के मालिक को भी धमका रहा है। जब उसने पिछली बार चेन जियांग को चूमने की बात सोची तो उसकी खूबसूरत त्वचा अचानक लाल हो गई। उसके अंदर एक लालसा उमड़ रही थी। हालांकि वो उसे कभी जोर से नहीं कहेगी। सूरज ढल गया और रात हो गई। लियू मैंगर अचानक नीचे गिर पड़ी और तुरंत सो गई। जब दोनों के होंठ अलग हुए तो चेन जियांग पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसी क्षण उसे उस एहसास की याद सताने लगी। उसने अपनी बाहों में लेटी उस असहाय सुंदरी को देखा और अपने दिल में गर्व महसूस किया। उसने उसके कोमल बालों को सहलाया और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान पोंछे। इस तरह के अवर्णनीय दर्द ने लियू मैंगर को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थका दिया था। हालांकि चेन जियांग ने उसे कुछ शारीरिक दर्द से राहत दिलाने में मदद की, लेकिन उसने उसकी मानसिक थकान और भी बढ़ा दी। फिर भी कुल मिलाकर वह आज की सारी तकलीफों से पूरी तरह थक चुकी थी। चेन जियांग को अभी भी अपनी पीठ पर चुभन महसूस हो रही थी और वह जानता था कि ये दृश्य भयावह था, लेकिन उसे लगा कि यह सब कुछ करने लायक था। चेन जियांग बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसे डर था कि जरा सी भी हलचल लियू मैंगर को जगा देगी और इस खूबसूरत और नाजुक पल को चकनाचूर कर देगी। उसने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की और बस लियू मैंगर के सोते हुए चेहरे को प्यार से देखता रहा। वह इतनी खूबसूरत थी। तुम छोटे बदमाश, हे तुम वाकई एक बुरे लड़के हो, लेकिन इस लड़की को ये पसंद आया। लॉन्ग जुएई शरारत से हंस पड़ी। वो भी बाहर आकर उस खूबसूरत चेहरे को सहलाना चाहती थी। ऐसा लगता है कि अग्नि आत्मा के साथ विलय के दौरान उसे वू कियान से कहीं अधिक असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी। चेन जियांग ने एक गहरी आह भरते हुए कहा, बेशक यही बात है। आखिरकार वह निर्वाण लोक में है। ये तथ्य कि वह मरी नहीं है बहुत अच्छी बात है। यह मत भूलो कि अग्नि आत्माएं सभी बहुत अजीब होती हैं। बैंगनी अग्नि आत्मा बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ एक बर्फीली बैंगनी अग्नि आत्मा भी थी। ये कहा जा रहा है यह उसके लिए सबसे उपयुक्त भी है। यह एक बहुत ही अनोखी अग्नि आत्मा है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह जरूरी नहीं कि आपकी स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा से भी बदतर हो। सू मेयाओ ने ईर्ष्या से कहा। चेन जियांग ने बस हंसते हुए कहा, बहन मेयाओ, जब तक मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें। मैं निश्चित रूप से आपको एक शक्तिशाली अग्नि आत्मा खोजने में मदद करूंगा। बाई यूयू ने न तो ठंडे और न ही गर्म स्वर में कहा, छोटी बहन, ये बदमाश जरूर अग्नि आत्माओं के साथ जुड़कर महिलाओं का फायदा उठाने की योजना बना रहा है। बहन मेयाओ, जब आप अग्नि आत्मा के साथ जुड़ जाएंगी तो ये बदमाश आपके दर्द को कम करने में मदद करने के लिए अपने कामों में पूरी तरह से न्यायसंगत साबित हो सकता है। वह निश्चित रूप से आपका बहुत सस्ते में फायदा उठाएगा। लॉन्ग जुएई ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। चेन जियांग बुदबुदाया, ये बुरी औरतों का झुंड है जो अपनी नीचता से एक सज्जन पुरुष के दिल को नाप रही हैं। मैं सचमुच सिस्टर मेयाओ के लिए सोच रहा हूँ, उसने ये कहा और अचानक लॉन्ग जुएई और दोनों बहनों ने एक साथ प्यार से खर्राटे लिए। इन तीनों महिलाओं में से किसी को भी चेन जियांग की बात पर यकीन नहीं हुआ। चेन जियांग को चिंता थी कि लियू मैंगर के जागने के बाद वह उससे अलग हो जाएगी। उस समय उसके लिए उससे दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होगा। उसे लियू मैंगर को चूमने का एहसास बहुत याद आ रहा था। चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी जब उसने सोचा कि वह दुनिया की सबसे मजबूत महिला मार्शल कलाकारों में से एक को कैसे चूमने में सक्षम था। तो वह संतुष्ट भी था और चिंतित भी। भोर में लियू मैंगर की नींद खुलते ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जब चेन जियांग और वू कियान अपनी अग्नि आत्माओं के साथ विलीन हुए तो वे लंबे समय तक सोते रहे, लेकिन लियू मैंगर केवल एक रात ही सोए और फिर जाग गए। लियू मैंगर की आंखें आधी खुली हुई थीं। उसका चेहरा अभी भी चेन जियांग के सीने में दबा हुआ था। वह चेन जियांग के दिल की धड़कन सुन सकती थी, जो उसके अपने दिल की धड़कन जैसी ही थी। वह उस समय भी शक्तिहीन थी। अग्नि आत्मा के साथ उसका विलय अभी पूरा नहीं हुआ था। अरे छोटे बदमाश, उठो, मेरा शरीर फिर से दर्द कर रहा है। लियू मैंगर बेबस होकर चुप हो गया। चेन जियांग ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं।
वह मन ही मन बहुत खुश था। लियू मेंग किसी तरह अपना सिर ऊपर उठाकर चेन जियांग की आंखों में देखने में कामयाब रही। उसकी आंखें एक जटिल आकर्षक चमक से भरी हुई थीं। इसके जवाब में चेन जियांग ने उसके पीले चेहरे पर हाथ फेरा और फिर अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने एक बार फिर लियू मेंग को जोश से चूमना शुरू कर दिया। इस बार उसकी जीभ को कोई रुकावट नहीं हुई और वह आसानी से लियू मेंग के मुंह में प्रवेश कर गई। दोनों एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में लिपट गए। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा से निकली अग्नि ऊर्जा लियू मेंग के शरीर में समा गई और दोनों इस आनंद से भरी गर्मजोशी में डूब गए। अध्याय 0275 दिव्य अस्त्र का निशान। अध्याय 275 दिव्य अस्त्र का निशान। एक और दिन बीत गया। सुबह सुबह सूरज की रोशनी एक हटे कट्टे युवक और एक खूबसूरत युवती के आलिंगन पर पड़ रही थी। दृश्य बेहद खुशनुमा लग रहा था। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं। उसने स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा की अग्नि ऊर्जा का काफी अधिक प्रवाह किया था, जिससे वह बहुत थका हुआ था। केवल लॉन्ग जुई की निगरानी के कारण ही वह उस खूबसूरत युवती को गले लगाकर आराम कर पा रहा था। लियू मेंग का सुंदर और तेजस्वी चेहरा अपने पिछले वैभव में लौट आया और इस समय वह और भी अधिक सुंदर और गतिशील दिखाई दी, मानो कोई फूल खिल गया हो जो एक प्रकार के आकर्षक आकर्षण से भरा हो। वह सफलतापूर्वक जुड़ गई है, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, लेकिन उसने लियू मेंग को अपनी बाहों से नहीं छोड़ा। उसे चिंता थी कि भविष्य में वह लियू मेंग को फिर से पकड़ नहीं पाएगा। हालांकि उसे पता था कि लियू मेंग उसे जरूर शाप देगी। लियू मेंग ने अपनी आंखों में चमकती धूप को महसूस करते हुए अपनी पलकें हल्की सी ऊपर उठाईं, सिर ऊपर उठाया और चेन जियांग की ओर देखा। उसकी धुंधली सुंदर आंखें एक उलझन से भरी हुई थीं। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की स्थिति का सामना कैसे करे। इस समय तक वह अपनी पूरी ताकत जुटा चुकी थी, लेकिन उसने चेन जियांग की बाहों को नहीं छोड़ा। बहन मेंग, बधाई हो, आप अग्नि आत्मा के साथ विलीन हो गई हैं। चेन जियांग ने हार्दिक बधाई दी और फिर हल्के से उनके बालों को सहलाया। हाँ, शुक्रिया, लियू मेंग ने कोमल स्वर में कहा। इस समय उसे अचानक लगा कि उसके नाखूनों के अंदर कुछ अजीब सा है, जिससे उसे याद आया कि कैसे उसने दर्द सहते हुए चेन जियांग की पीठ बिना सोचे समझे खुजला दी थी। जब लियू मेंग ने चेन जियांग के घाव को साफ करना चाहा, तो चेन जियांग ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कहीं ऐसा न हो कि मैं भविष्य में तुम्हें पकड़ न सकूं। लियू मेंग ने हल्के से थूकते हुए कहा, छोटे मूर्ख, जल्दी से मुझे छोड़ दो। अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊं, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? चेन जियांग ने लियू मेंग को छोड़ दिया और आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेट गई। चेन जियांग की पीठ पर अनगिनत खून से सने खरोंचों को देखकर लियू मेंग का दिल बैठ गया। उसने एक बार फिर अपने दोनों हाथों की ओर देखा, जो खून से भरे हुए थे और कुछ त्वचा भी थी जिसे उसने खरोंच दिया था। लियू मेंग के जागने के बाद माहौल उतना शर्मनाक नहीं था जितना चेन जियांग ने सोचा था। इसके विपरीत माहौल एक हल्की सी गर्मजोशी से भरा था, जिससे चेन जियांग मन ही मन खुश हो रहा था। बहन मेंग, आपकी लपटें अब बहुत भयानक हो गई हैं, है ना? चेन जियांग ने पूछा। मुझे लगता है कि मेरी अग्नि आत्मा मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खास है। तुम्हारे छोटे बदमाश में भी अग्नि आत्मा है ना? और लगता है वो भी मेरी तरह ही जबरदस्त है। लियू मेंग ने हर्बल पानी से चेन जियांग की पीठ पर लगे गहरे खरोंचों को ध्यान से पोंछा। अनजाने में उसकी आंखें कुछ नम हो गईं। हालांकि वो जानती थी कि चेन जियांग के लिए ये छोटी मोटी चोटें कोई मायने नहीं रखती, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। हमारी अग्नि आत्माओं के बारे में ये किसी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक शक्तिशाली संगठन है जो विशेष रूप से अग्नि आत्माओं के उपयोगकर्ताओं को पकड़ने के लिए दुनिया भर में फैला हुआ है। ये संगठन किसी के शरीर में भी अग्नि आत्मा को पकड़ सकता है। बहन मेंग, आपको इसे निश्चित रूप से गुप्त रखना होगा, चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। मैं इस संस्था के बारे में जानता हूँ, इसे अग्निदेव मंदिर कहते हैं। मेरे माता पिता ने एक बार मुझे इसके बारे में बताया था और कहा था कि अगर मैं कभी स्वर्गलोक जाऊं तो मुझे अग्निदेव मंदिर से दूर रहना होगा, चाहे वे कितनी भी अच्छी शर्तें क्यों न रखें। मैं उनमें शामिल नहीं हो सकता। लियू मेंग का चेहरा भी गरिमा में हो गया। चेन जियांग की पीठ पर किसी तरह का पाउडर लगाने के बाद उसे ठंडक महसूस हुई और बहुत जल्द उसकी पीठ पर मांस फिर से उगने लगा, जिससे गहरी खरोंचें भर गईं। ये सफेद ज़ैड था और सामान्य बाहरी चोटों के लिए बहुत उपयोगी था। चेन जियांग के कपड़े पहले ही नोच लिए गए थे, इसलिए उसने बस अपने कपड़े उतार दिए। लियू मेंग को जरा भी शर्म नहीं आई, मानो उसे इसकी आदत हो। उसकी नजरें चेन जियांग के बाएं हाथ पर बने सफेद ड्रैगन के टैटू पर टिकी थीं और उसने पूछा, यह क्या है? टैटू? चेन जियांग ने सहजता से कहा। लियू मेंग को भी कोई शक नहीं था, क्योंकि उसे सफेद ड्रैगन में कुछ भी गलत नहीं लगा था। लियू मेंग ने अपनी ज़ैड कमल डिस्क छोड़ी और चेन जियांग के साथ सवार होने के बाद ये सुगंध शहर की ओर उड़ गई। बहन मेंग, मुझे गले लगाओ, चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, हमें देख लिया जाएगा और यह अच्छा नहीं होगा। लियू मेंग ने छोटे बदमाश के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। चेन जियांग ने डिस्क पर लेटने से पहले निराशा में आह भरी। छोटे बदमाश, हमेशा कुछ बुरा मत सोचो, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत है। मैं तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा। उस समय तक लियू मेंग ने बोलना जारी नहीं रखा। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, बहन मेंग, स्वर्गीय क्षेत्र में जाने के बाद क्या आप मेरा इंतजार करेंगी? लेकिन निश्चित रूप से। लियू मेंग जानती थी कि चेन जियांग निश्चित रूप से असाधारण था। चेन जियांग के साथ चुंबन के बाद उसने पाया कि उसके प्रति उसकी भावना पहले से ही स्पष्ट हो गई थी।
लियू मैंग की बात सुनकर चेन जियांग को राहत महसूस हुई। तुम जियानशियान और युलान को इस बारे में नहीं बता सकती, लियू मैंग ने चेहरे पर लाली लाते हुए कहा। अपनी इकलौती प्रशिक्षु के पति के साथ धोखा करने की बात सोचकर उसे अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे बहुत बुरा लगा और साथ ही उसने चेन जियांग को कोसा, इस छोटे बदमाश को, जो वाकई इतना कामुक था कि अपनी पत्नी के मालिक पर भी डोरे डालने लगा। चेन जियांग उठ बैठी, लियू मैंग की ओर देखा, नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड निकाला और कहा, बहन मैंग, अब केवल सफेद बाघ दिव्य हथियार का ठिकाना अज्ञात रह गया है। हमारे पास पहले से ही 3 दिव्य हथियार हैं, शायद जब हम तीनों हथियारों को एक साथ लाएंगे तो यह चौथे सफेद बाघ दिव्य हथियार के साथ संपर्क स्थापित कर सकेगा। जब वह बोल रहा था, चेन जियांग के शरीर पर ब्लैक टोरटोइस एडमंटाइल आर्मर प्रकट हो गया। युद्ध कवच पहने, प्रतिष्ठित और सुंदर दिख रहे चेन जियांग को देखकर लियू मैंग मंत्रमुग्ध हो गई। पिछली बार जब उसने चेन जियांग को काले कछुए वाला एडामेंटाइल कवच पहने देखा था तो चेन जियांग के लिए उसके मन में एक उलझन भरी भावना पैदा हो गई थी। छोटे बदमाश, जब मैं तुम्हारी पीठ खुजला रही थी तो तुमने काले कछुए वाला एडामेंटाइल कवच क्यों नहीं छोड़ा? लियू मैंग ने अपना सिर नीचे किया और थूका। आपके पास वर्मिलियन बड का कोमल धागा है। मुझे डर था कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो यह अग्नि आत्मा के साथ आपके विलय को प्रभावित करेगा। चेन जियांग मुस्कुराया, बहन मैंग, जल्दी करो और अपना वर्मिलियन बड दिव्य हथियार छोड़ो। लियू मैंग ने सिर हिलाया, अपने कोमल सफेद हाथों को हिलाया। तभी उसके हाथ पर एक पारदर्शी रिबन दिखाई दिया जो उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। वह किसी परी जैसी लग रही थी, जिससे चेन जियांग उसे स्तब्ध होकर देखता रह गया। जब तीनों दिव्य अस्त्रों को एक दूसरे के करीब लाया गया तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा चेन जियांग ने भविष्यवाणी की थी। इससे सचमुच एक विचित्र संपर्क उत्पन्न हुआ। कुछ ही देर में चेन जियांग और लियू मैंग के मन में एक बाघ की दहाड़ गूंज उठी जो वध की आभा से भरी हुई थी। ये वास्तव में सफेद बाघ दिव्य हथियार के स्थान को महसूस कर सकता है। यह क्या है? चेन जियांग ने बुदबुदाया। लियू मैंग ने उस दिशा की ओर देखा जहां से बाघ की दहाड़ आ रही थी। उसकी आवाज गंभीर हो गई। यह मुक्त अमर सागर की दिशा से आई थी। मैंने सुना है कि पास के समुद्र में एक विशाल भंवर है और कभी कभी यह प्रकट हो जाती है। क्या यह इसलिए है क्योंकि वहाँ कोई रहस्यमय क्षेत्र है? होना चाहिए। वह भंवर कितनी बार दिखाई देता है? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। 3 साल, मैं जांच पड़ताल के बाद तुम्हें बताऊंगी, लियू मैंग ने कहा। इस समय तक वह चेन जियांग के बहुत करीब आ चुकी थी और अब उसके विचार ज्यादातर चेन जियांग के लिए ही थे। चेन जियांग ने सिर हिलाया और काले कछुए जैसा अदमंतिल कवच और नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड प्राप्त कर लिया। लियू मैंग दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी थी और उन्होंने अन्य शक्तियों, खासकर मुक्त अमर सागर के बारे में जानकारी जरूर जुटाई होगी। अचानक प्रकट हुए इस शक्तिशाली प्रभाव के लिए उन्होंने किसी गुप्तचर को भी भेजा था। बहन मैंग, मुझे एक चुंबन दो। चेन जियांग ने लियू मैंग की आस्तीन खींची और एक दुष्ट हंसी के साथ कहा, हुन्फ, मत देना। लियू मैंग का रवैया बहुत दृढ़ था। फिर धीरे से बोला, हमें देखना इतना मुश्किल नहीं है और अगर हमारी पोल खुल गई तो हम जरूर मुश्किल में पड़ जाएंगे। अध्याय 0276 उच्च रैंक टूर्नामेंट। अध्याय 276 उच्च रैंक टूर्नामेंट। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। हालांकि लियू मैंग ने ऐसा कहा था, फिर भी वह मन ही मन थोड़ा खुश था क्योंकि मौजूदा हालात उसकी कल्पना के मुताबिक नहीं थे। उसने सोचा था कि लियू मैंग उसे नजरअंदाज कर देगी, लेकिन अब लग रहा था कि लियू मैंग ने उसकी भावनाओं को मान लिया है। उड़न डिस्क की गति और भी तेज हो गई थी। चेन जियांग जानता था कि अग्नि आत्मा के साथ विलय के बाद लियू मैंग की शक्ति में काफी सुधार हुआ है और वह लियू मैंग के लिए भी खुश था। हम जल्द ही खुशबू शहर पहुंच जाएंगे, चेन जियांग ने कुछ उत्साह के साथ कहा। छोटे बदमाश, क्या तुम उस मोहिनी हुआ जियांग्यू को देखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हो? लियू मैंग को अचानक बहुत जलन हुई जब उसने ईर्ष्या से भरे स्वर में कहा। चेन जियांग हंसा और बोला, बिल्कुल नहीं। हुआ जियांग्यू हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए सिस्टर मैंग जितनी अच्छी नहीं है। उसने ज्यादा से ज्यादा मुझे कुछ सस्ते दामों पर स्पिरिट जड़ी बूटियां बेची थीं, लेकिन सिस्टर मैंग और मैं जीवन मरण के दौर से गुजर चुके हैं। अरे बदमाश, उस मोहिनी हुआ जियांग्यू को रिझाने के लिए तुमने कौन सी शैतानी तरकीब अपनाई थी? लियू मैंग को बहुत अच्छा लगा। जो कुछ उन्होंने साथ में अनुभव किया था उसने उनके रिश्ते की नींव पहले ही रख दी थी। जबकि हुआ जियांग्यू शुरू से ही सिर्फ चेन जियांग को जीतना चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका रिश्ता लियू मैंग और चेन जियांग जितना अच्छा नहीं था। जब वे सुगंध नगर पहुंचने ही वाले थे, लियू मैंग ने अपना चेहरा सफेद मलमल से ढक लिया और कहा, हम सुगंध नगर में दिव्य हथियार की दुकान पर जाएंगे। अगर आपको कोई जरूरी काम है, भले ही आपको हुआ जियांग्यू को ढूंढना हो, तो मेरी वजह से देर न करें। लियू मैंग को एहसास हुआ कि चेन जियांग जरूर सुगंध नगरी में कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने और कुछ कीमती जड़ी बूटियां खरीदने आया है। यहाँ एक बड़ी नीलामी होगी। अगर वह हुआ जियांग्यू के जरिए चीजों को प्रोसेस करता है तो स्वाभाविक रूप से यह बहुत आसान होगा। वह सिर्फ अपनी भावनाओं के कारण चेन जियांग को देर नहीं करना चाहती थी। बहन मैंग, आप वाकई बहुत अच्छी हैं, चेन जियांग ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा। लियू मैंग एक नेक पत्नी की तरह थी। वह जानता था कि लियू मैंग का दिल पहले ही उसके हाथ लग चुका है और किसी न किसी वजह से ही उन्होंने अभी तक आखिरी परत नहीं तोड़ी थी। चेन जियांग टोपी पहने और चेहरे पर काला कपड़ा बांधे लियू मैंग के पीछे पीछे तेजी से खुशबू वाले शहर में घुस गया।
खुशबू वाले शहर में अक्सर उनके जैसे कपड़े पहने कई और लोग दिखाई देते थे, क्योंकि कुछ लोग अपनी पहचान उजागर होने से डरते थे, कहीं कोई बेवजह मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। दिव्या हथियार की दुकान में प्रवेश करने के बाद जैसे ही मालिक ने लियू मेंगर को देखा, वह अचानक सदमे से उछल पड़ा, फिर सम्मानपूर्वक लियू मेंगर और चेन जियांग को तीसरी मंजिल पर ले आया। लियू मेंगर अक्सर बड़ी संख्या में डैन खरीदने के लिए फ्रेग्रेंस सिटी आती थी, इसलिए मालिक उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। यही उनका निवास भी था। अंदर आते ही चेन जियांग ने बेशर्मी से लियू मेंगर को परेशान किया और आखिरकार लियू मेंगर ने चेन जियांग को गले लगाकर चूम लिया। ये पहली बार था जब उसने चेन जियांग को पूरी तरह से होश में चूमा था, और उसने ऐसा वादा सिर्फ एक बार किया था। किस करते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था और लियू मेंगर पूरी तरह लाल हो गई थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगली बार नहीं होगा, जब तक कि तुम मेरे साथ न्यायोचित रूप से नहीं रह सकते। चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। लियू मेंगर के साथ मिलकर न्यायसंगत रूप से कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हालांकि इस दुनिया में 3 पत्नियां और 6 रखैलें आम हैं, फिर भी ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए, खासकर इस देवी लियू मेंगर जैसी किसी को पाने के लिए। चेन जियांग को उदास देखकर लियू मेंगर ने थूकते हुए कहा, लालची छोटे बदमाश, तुम्हारे पास जियांग सियन और युलान, ये 2 सुंदरियां हैं, फिर भी तुम्हें मेरे बारे में ख्याल आ रहा है। चेन जियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा, सिस्टर मेंगर को किसने इतना आकर्षक बना दिया? बिल्कुल नहीं, इसके अलावा मेरे पास भी थोड़ी क्षमता है। खांसी, मुझे अभी भी हुआ जियांग यू की तलाश करनी है। वह मोहिनी मुझे पूरी तरह से खा जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लियू मेंगर को ईर्ष्या हुई। उसने कोमलता से कहा, तो जल्दी से चले जाओ। चेन जियांग खुशी खुशी वहां से चला गया। लियू मेंगर ने अपने होंठ चाटे और कुछ देर पहले की उस भावना को याद किया। वह खुद को रोक नहीं पाई और एक गहरी सांस ली। छोटे बदमाश, मैंने 6 निर्वाण क्लेश झेल लिए हैं, 3 और बाकी हैं। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगी या नहीं। मैं बस नहीं चाहती कि तुम उस समय बहुत दुखी हो। निर्वाण संकट बहुत भयावह था। जिन लोगों ने कभी इसका अनुभव नहीं किया था, वे समझ नहीं पाएंगे कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार कितने घबराए हुए थे, खासकर जब निर्वाण क्षेत्र निकट आ रहा था। ये दुनिया के अंत जैसा था। लियू मेंगर ने 6 निर्वाण संकट पार कर लिए थे और उन्हें पार करना उनके लिए बहुत आसान नहीं था। वास्तव में वह लगभग मर ही गई थी। चेन जियांग अभी सीढ़ियों पर ही पहुंचा था, लेकिन लॉन्ग जुएई की यह बात सुनकर उसने सचमुच अपनी मुठियां भींच लीं। वह स्पष्ट रूप से निर्वाण क्लेश के बारे में जानता था। कई निर्वाण क्लेश मार्शल कलाकार अपने 8वें और 9वें क्लेश में गिर गए थे। यही कारण था कि कई संप्रदायों की स्थापना के कई वर्षों बाद भी निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की संख्या अभी भी कम थी। छोटी बदमाश, उसे ज्यादा परेशान मत करो। लगता है उसका 7वां संकट आने वाला है। अगर उसका मन शांत नहीं रहा तो जब उसका निर्वाण संकट आएगा तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सु मेयाओ ने कहा, उसके पास सिंदूरी पक्षी का कोमल धागा है और वह अग्नि आत्मा के साथ भी जुड़ गई है। वे उसे संकट पार करने में मदद करेंगे। बाई यूयू ने कहा। वह चेन जियांग को दिलासा दे रही थी और इससे चेन जियांग को गर्माहट का एहसास हुआ। आप एल्डर डैन या गु डोंगचेन से 7वें क्लेश को पार करते समय उनके अनुभव के बारे में पूछ सकते हैं। ये जानकारी उनके लिए बहुत मददगार होगी। मुझे लगता है कि एल्डर डैन से पूछना बेहतर होगा, वह एक महिला है, वे जरूर इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वह एल्डर डैन को लियू मेंगर को ढूंढने और उसे क्लेश पार करने के उसके अनुभव के बारे में बताने के लिए कहेगा। वह जानता था कि गु डोंगचेन की ताकत एल्डर डैन जितनी नहीं थी, इसीलिए एल्डर डैन ने अपना 7वां निर्वाण क्लेश पार किया होगा। बाहर घूमने के बाद चेन जियांग ने कई चीजों के बारे में पूछताछ की जो वह जानना चाहता था। सबसे पहले उसने नीलामी के बारे में पूछा और दूसरा, कीमिया टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कहाँ करना है। कुल मिलाकर टूर्नामेंट 3 स्तरों में बटा हुआ था। निम्न श्रेणी का टूर्नामेंट, जो पहले और दूसरे स्तर के कीमियागरों के लिए था, मध्यम श्रेणी का टूर्नामेंट, जो तीसरे और चौथे स्तर के कीमियागरों के लिए था, और अंत में उच्च श्रेणी का टूर्नामेंट, जो 5वें और 6ठे स्तर के कीमियागरों के लिए था। उच्च श्रेणी का टूर्नामेंट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टूर्नामेंट था। इसके अलावा इनाम भी बहुत ज्यादा थे, जिससे टूर्नामेंट वाकई देखने लायक था। पंजीकरण समाप्त होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। मैं मध्य रैंक में भाग नहीं लेना चाहता, मैं उच्च रैंक टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता हूँ। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींची, फिर डेंजियांग टॉवर की ओर दौड़ा। कम से कम आपको 5वें स्तर का कीमियागर होना होगा, और 5वें स्तर का कीमियागर बनने के लिए मानक बहुत ऊंचे हैं। सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग डेंशियांग टॉवर पहुंच गया। हर मंजिल पर एक पट्टिका लगी थी जो कीमियागर के हर स्तर को दर्शाती थी। उसे याद आया कि कीमियागर का 5वां स्तर पिछले स्तरों की तुलना में ज्यादा विस्तृत था। 5वें स्तर के कीमियागर को निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर में विभाजित किया गया है। निम्न स्तर के लिए 3 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों को परिष्कृत करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अब मैं मौलिक आत्मा दान और भवन नींव दान को परिष्कृत कर सकता हूँ। मुझे बस एक दान की कमी है। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह मन ही मन उत्साहित था। बस बहुत हो गया। अगर मैं 5वें स्तर का निम्न स्तर का कीमियागर बन गया तो मैं उच्च श्रेणी के टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कर सकता हूँ। एलिमेंटल स्पिरिट डैन और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन में धातु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक थी, और चूंकि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री की कमी थी, इसलिए निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन को परिष्कृत करते समय कई लोग बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने का विकल्प नहीं चुनेंगे।
एलिमेंटल स्पिरिट डैन की सामग्री के लिए भी यही सच था। इसके अलावा इसे परिष्कृत करना भी बहुत कठिन था। अगर चेन जियांग के पास अग्नि आत्मा नहीं होती या बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने का उसे ज्यादा अनुभव नहीं होता तो वह शायद कई बार असफल होता। सू मेयाओ के अनुसार उसकी 99 असफलताएं पहले से ही बहुत दुर्लभ और स्वर्ग को चुनौती देने वाली थीं। चूंकि गहन स्तर के दानों को परिष्कृत करना बहुत कठिन था, चाहे वह किसी भी प्रकार का गहन स्तर का दान क्यों न हो, जब तक कोई उसे परिष्कृत कर सकता था। इसका अर्थ था कि उसके रसायन विद्या के स्तर में सुधार हो रहा था। इसीलिए 5वें स्तर के रसायनज्ञों और उससे ऊपर के रैंकों को एक बार फिर विभाजित कर दिया गया। अन्यथा पिछले निम्न स्तरों के आलोक में किसी व्यक्ति को कम से कम 3 प्रकार के मध्यम श्रेणी के गहन स्तर के दानों को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए, तभी उसके रसायन विद्या के स्तर में सुधार हो सकता था। अध्याय 0277 100 जानवर दान। अध्याय 277 100 जानवर दान। निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें परिष्कृत करना आसान था। हालांकि ये दान कई लोगों के लिए बेकार लगते थे और उनकी जड़ी बूटियां महंगी थीं। इस प्रकार के दानों का केवल एक ही लाभ था और वह था अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जाना। हालांकि जड़ी बूटियां बहुत महंगी थीं, फिर भी वे बिल्डिंग फाउंडेशन दान और एलिमेंटल स्पिरिट दान की जड़ी बूटियों जितनी दुर्लभ नहीं थीं। चेन जियांग ने 100 जानवरों वाले दान को चुनने का फैसला किया। इस दान को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन ये कम उपयोगी प्रकारों में से एक था। चूंकि जड़ी बूटियां महंगी थीं और शोधन की कठिनाई उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल वाले दानों से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए इसे निम्न श्रेणी के गहन स्तर वाले दान में शामिल किया गया। 100 जानवरों का दान मुख्यतः आत्मिक जानवरों को खिलाने या लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये पहली से 9वीं कक्षा तक के सभी आत्मिक जानवरों को बहुत आकर्षित करता था। यह एक ऐसा दान था जो आत्मिक जानवरों को उनके स्तर तक पहुंचा सकता था। हालांकि मनुष्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसीलिए यह उपयोगी दानों में से नहीं था। फिर भी कुछ बाजारों में इसे बेचा जाता था, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने आत्मिक जानवर पाल रहे थे। उनके लिए यह एक जरूरी दान था। निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों में अन्य प्रकार के दान भी थे, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता था। कई प्रकार के विषहरण दान, उपचार दान और कुछ दान ऐसे भी थे जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोगी थे। इन्हें परिष्कृत करना अपेक्षाकृत अधिक कठिन था। हालांकि जब तक किसी रसायनज्ञ ने भवन निर्माण नींव दान और तत्व आत्मा दान को परिष्कृत करने की मूल बातें सीख ली हों, तब तक इन दानों को परिष्कृत करना उतना कठिन नहीं होगा। निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों की जड़ी बूटियां बहुत महंगी हैं। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में उस मोहिनी हुआ जियांगयू को ढूंढना होगा, चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह दानजियांग टॉवर पर चढ़ रहा था। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी थीं जो आम जनता के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थीं। केवल विशेष मांग वाले और दानशियांग ताओयुआन के साथ अच्छे संबंध रखने वाले ही इन जड़ी बूटियों को खरीद सकते थे। ये दानशियांग ताओयुआन का तरीका था ताकि उन्हें शत्रुतापूर्ण ताकतों या शैतानी संप्रदायों द्वारा खरीदे जाने से बचाया जा सके। चेन जियांग के डैनशियांग ताओयुआन के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। पिछली बार उन्होंने डैनशियांग ताओयुआन के शिष्यों को बचाया था और वे स्वयं हुआ शियांग युए से बहुत परिचित थे। दक्षिणी बंजर भूमि की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने एक बार फिर डैनशियांग ताओयुआन के शिष्यों को बचाया था। मीनार में चेन जियांग ने अपनी पहचान नहीं बताई, बस इतना कहा कि उन्हें जरूरी काम है और वे श्रीमती ली से बात करना चाहते हैं। श्रीमती ली ने जब एक आदमी को आधा चेहरा ढके देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। तभी अचानक उनके कानों में एक आवाज पड़ी, श्रीमती ली, मैं चेन जियांग हूँ। चेन जियांग की आवाज मानो किसी तार में गड़ी हुई थी जो सीधे श्रीमती ली के कानों तक पहुंची, जिससे श्रीमती ली थोड़ी हैरान हुई। उन्होंने चेन जियांग की तरफ सिर हिलाया और फिर चेन जियांग को ऊपर वाली मंजिल पर ले गईं। यंग मास्टर चेन, मुझे पता है आप जरूर आएंगे। डीन ने मुझे बताया था कि यंग मास्टर चेन के फ्रेग्रेंस सिटी पहुंचने पर उन्हें वीआईपी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। श्रीमती ली ने दयालु मुस्कान के साथ कहा। डीन, डैनशियांग ताओयुआन के डीन वाकई उनका बहुत सम्मान करते थे और इससे उन्हें थोड़ी खुशी हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा, श्रीमती ली, मेरे पास रहने के लिए जगह तो है ही। मैं यहाँ स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदने आया हूँ और मुझे उन्हें थोक में खरीदना है। युवा मास्टर चेन, अगर मैं आपको मैनेजर हुआ से बात करने दूं तो क्या होगा? वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वह जल्दी से यहाँ आ सकेगी। अगर रकम बहुत ज्यादा है तो उससे बात करना बेहतर होगा। श्रीमती ली कुछ हैरान थीं। कुछ समय पहले चरम मार्शल संप्रदाय ने डैनशियांग ताओयुआन से बड़ी संख्या में डैन खरीदे थे, लेकिन अब चेन शियांग भी एक बड़ा व्यापार करना चाहता था। एक ऐसे लड़के के पास इतनी दौलत होना वाकई कमाल की बात थी। श्रीमती ली जानती थी कि चेन जियांग बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन परिष्कृत करना जानने का मतलब यह नहीं था कि उसने पहले ही अनगिनत बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर लिया था। इसके लिए उन्हें बहुत अफसोस हुआ। चेन जियांग ने आधे घंटे से भी कम समय तक इंतजार किया, तभी हुआ जियांगयू आया। जैसे ही उसने देखा कि चेन जियांग ही है, उसने धीरे से सिसकी ली, छोटू, क्या तुम दौलत से भरे नहीं हो? फिर भी मुझसे छूट की उम्मीद कर रहे हो, है ना? ये स्पष्ट था कि हुआ शियांगयू ने अच्छे से तैयार होकर ही आई थी। उसने बर्फ जैसी सफेद लॉन्गेट पहनी थी, जिससे उसके सफेद और जैड जैसे सुंदर कंधे, साथ ही उसकी नाजुक और खूबसूरत कॉलरबोन भी साफ दिखाई दे रही थी। लाल रंग के चमकदार बालों के आभूषण के साथ हुआ शियांगयू काफी आकर्षक लग रही थी। हल्के से हिलते हुए चमकदार रत्नजड़ित झुमकों के साथ ये खूबसूरत महिला उस समय चेन शियांग द्वारा देखी गई सबसे आकर्षक महिला थी।
चेन जियांग का स्तब्ध रूप देखकर हुआ जियांगयू को मन ही मन गर्व हुआ। वह चेन जियांग के पास वाली कुर्सी पर जाकर शान से बैठ गई। उसकी कोमल सुगंध चेन जियांग की ओर बह रही थी और जब वह चेन जियांग की नाक में समा गई तो वह खुद को तरोताजा महसूस किए बिना नहीं रह सका। हुआ जियांगयू, इस आकर्षक और परिपक्व महिला के चेहरे पर एक उपेक्षा भरी मुस्कान थी। उसने मजाकिया लहजे में कहा, छोटे बदमाश, क्या मैं आज सुंदर हूँ? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से बोला, बहुत सुंदर। अगर आप अपने कपड़े उतार दें तो आप निश्चित रूप से और अधिक सुंदर हो जाएंगी। हालांकि आप पहले से ही बहुत सुंदर हैं, मुझे लगता है कि आप उनके बिना बहुत अधिक सुंदर होंगी। हुआ जियांगयू अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा, तुम छोटे बदमाश जरा भी नहीं बदले। तुम क्या खरीदना चाहते हो? जल्दी बोलो। ठीक है, तुम छोटे बदमाश ने मुझसे वास्तव में छुपाया कि तुम बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को परिष्कृत करना जानते हो। बहुत घृणित। यहाँ तक बोलते हुए किसी अज्ञात कारण से हुआ जियांगयू क्रोधित हो गया, जिससे चेन जियांग कुछ हद तक चकित रह गया। मुझे 100 जानवरों डैन के लिए जड़ी बूटियां चाहिए। आत्मा जानवर के मूल और सहायक जड़ी बूटियों के अलावा मुझे बाकी सब चाहिए। चेन जियांग के पास ढेर सारे राक्षसी कोर थे। दक्षिणी बंजर भूमि में उसने एक गहरे राक्षस को भी मार डाला था और शैतानी तत्व के नाभिक प्राप्त कर लिए थे, जिनका उपयोग 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता था। हुआ जियांगयू कुछ हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग 100 जानवरों वाले डैन को क्यों निखारना चाहता था, और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत सारी सामग्री की जरूरत है। आपको कितने सेट चाहिए? हुआ जियांगयू ने पूछा। जानवर तत्व फल, आत्मा जानवर घास, तिपतिया घास, जड़ें, दानव फूल, ये 4। चेन जियांग ने सिर हिलाया। पहले मुझे 50 सेट दो। इतने सारे? हुआ जियांगयू आश्चर्य से चिल्लाया। तुम क्या करना चाहते हो? चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, बेशक ये कीमिया के लिए है। मैं 5वें स्तर का कीमियागर बनने की योजना बना रहा हूँ। भले ही निम्न स्तर का, लेकिन इसके साथ मैं उच्च रैंक टूर्नामेंट में भाग ले सकता हूँ। छोटे बदमाश, क्या तुम सिर्फ बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को ही परिष्कृत करना नहीं जानते? यह निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैनों में काफी आम बात है। जहां तक मुझे पता है, निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैनों में सिर्फ बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 120 डैन को ही परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान है। बाकी जड़ी बूटियां या तो दुर्लभ हैं या उन्हें परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो बहुत देर हो चुकी है। तुम आज्ञाकारी होकर मध्यम श्रेणी के टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण करा लो। हुआ जियांगयू ने सलाह दी। मैं नहीं चाहता कि आप इन अप्रासंगिक मामलों पर अपना पैसा बर्बाद करें। चेन जियांग बस मुस्कुराया। जियांगयू, चलो फिर एक जुआ खेलते हैं। अगर 3 महीने में मैं 5वें स्तर का कीमियागर बन सकता हूँ तो मुझे एक चुंबन देना। हुआ जियांगयू ने दृढ़तापूर्वक इनकार करने से पहले कोमलता से कहा, मैं शर्त नहीं लगाऊंगा। इससे चेन जियांग कुछ आश्चर्यचकित हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुआ जियांगयू वास्तव में इतनी निर्णायक रूप से मना कर देगा। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर पूछा, बहन हुआ, मुझे आपको भुगतान करने के लिए लगभग कितने क्रिस्टल पत्थर चाहिए? क्या आपके पास यहाँ पर्याप्त सामग्री है? इसकी चिंता मत करो, इन्हें ज्यादा दिन तक कोई खरीदने वाला नहीं है। सामग्री अब तक फफूंद लग चुकी होगी। हालांकि यह सामग्री अभ्यास के लिए अच्छी है, लेकिन इसे परिष्कृत करने में बहुत समय लगता है। जब तक पालने के लिए बड़ी संख्या में आत्मिक जानवर न हो, तब तक इसकी उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं है। चेन जियांग को इतना दृढ़ देखकर हुआ जियांगयू ने हार मान ली। हर सेट में 2 लाख क्रिस्टल पत्थर हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत सस्ता है। चेन जियांग भी इस कीमत के बारे में काफी संतुष्ट था, क्योंकि एक सेट से वह 7 से 8 डैन परिष्कृत कर सकता था, जिसे 2 से 3 लाख क्रिस्टल पत्थरों के लिए बेचा जा सकता था। हालांकि उसे कुल मिलाकर लगभग 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर चुकाने पड़े, जिससे चेन जियांग का दिल दुख गया। इसके लिए उसे 2000 ट्रू एलिमेंटल डैन देने पड़े। आने से पहले वह 10,000 से ज्यादा ट्रू एलिमेंटल डैन लेकर आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतने सारे दान उसे मिल जाएंगे। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या ये ट्रू एलिमेंटल डैन नीलामी के लिए पर्याप्त होंगे। अध्याय 0278 लुप्त मुख्य भूमि। अध्याय 278 लुप्त मुख्य भूमि। हुआ जियांगयू चेन जियांग की कुछ हद तक दर्दनाक उपस्थिति को देखकर मन ही मन खुश हुई। ले लो, काश तुम सफल हो जाओ, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार जब तक तुम इस 100 जानवर दान में 100 से 200 बार असफल नहीं हो जाते, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। हुआ जियांगयू ने 100 जानवर दान की 4 मुख्य जड़ी बूटियां चेन जियांग को दी। चेन जियांग ने उनका स्वागत किया, मुस्कुराया और कहा, ये 50 मेरे सफल होने के लिए पर्याप्त हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं एक कीमिया विशेषज्ञ हूँ? लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप अपने साथ इतनी सारी आत्मा जड़ी बूटियां लेकर चलेंगे। बिल्कुल, मैं ही डैन शियांग ताओयुआन का प्रभारी हूँ। चेन शियांग के शब्दों पर हुआ जियांगयू को संदेह हुआ। उसने पहले कभी किसी के बारे में नहीं सुना था कि वह सिर्फ 50 कोशिशों में 100 जानवरों के डैन को परिष्कृत करने में सफल हो गया हो। चेन जियांग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। तो क्या आप बहन हुआ एक अमीर मैडम है? हे, क्या अब तुम्हें मुझे अपनी दासी न मानने का पछतावा हो रहा है? हुआ जियांगयू ने चिढ़ाते हुए कहा। अपने खूबसूरत हाथ बढ़ाकर चेन जियांग के गाल पर हल्के से हाथ फेरा। उन दोनों नम आंखों ने चेन जियांग को प्यार और स्नेह से घूरा। वे मोहक और मनमोहक चमक से चमक रही थीं, जिससे चेन जियांग ने जोर से मुंह में लार भर ली। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी नौकरानी होती तो मैं तुम्हें रोजाना अपने साथ सोने और नहाने के लिए बुलाता।
चेन जियांग ने हल्के से हुआ जियांगयू के कोमल और सुंदर हाथों को पकड़ लिया और एक शरारती हंसी के साथ कहा। चेन जियांग द्वारा अपने हाथों को हल्के से सहलाते हुए वह खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि उसके चेहरे पर एक हल्की लालिमा उभर आई। उसने अपने हाथ वापस खींच लिए, लेकिन चेन जियांग अभी भी उन्हें कसकर पकड़े हुए था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग सचमुच इतना बेबाक और बेपरवाह होगा। जब चेन जियांग ने हुआ शियांगयू के कोमल हाथों को पकड़ने का पूरा आनंद लिया, तभी उसने उन्हें छोड़ा, जिससे हुआ शियांगयू ने कोमलता से मुंह से थूका। मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक कमरा छोड़ दूंगा ताकि तुम डांस को परिष्कृत कर सको। ये सुगंध शहर में सबसे सुरक्षित स्थान है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, हंसा और कहा, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास रहने के लिए जगह है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ की तुलना में वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। क्या आपका मतलब दिव्य हथियार की दुकान से है? हुआ जियांगयू को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसके दिमाग में लियू मेंगर की छवि तुरंत उभर आई, जिससे उसकी आवाज ईर्ष्या से भर गई। बधाई हो, आपने सही अनुमान लगाया। चेन जियांग मुस्कुराया, फिर जाने के लिए मुड़ गया। तुम्हारे और लियू मेंगर के बीच क्या रिश्ता है? हुआ जियांगयू ने कोमल स्वर में पूछा। चेन जियांग को उसके रास्ते पर रोक दिया और उसे जाने नहीं दिया। मेरा उससे जो भी रिश्ता है, क्या वह तुम्हारा मामला है? चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा, जिससे हुआ जियांगयू ने मुंह बनाया और पैर पटकने लगी। अरे बदमाश, क्या तुझे पता नहीं कि मेरे मन में क्या है? हुआ जियांगयू ने उसकी बाह पर चुटकी काटी। चेन जियांग बैठ गया और शिकायत भरे लहजे में बोला, बहन जियांगयू, अभी कुछ देर पहले ही तुम्हें मुझसे 2000 सच्चे एलिमेंटल बैन मिले हैं। बेशक मैं तुम्हारे इरादे समझता हूँ। हुन्फ, छोटे बदमाश, मुझे सच सच बताओ, लियू मेंगर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हुआ जियांगयू ने गंभीर भाव से पूछा। चेन जियांग समझ नहीं पा रहा था कि ये सब औरतें इतनी संवेदनशील क्यों हैं। पहले लियू मेंगर ने ही हुआ शियांगयू से उसके रिश्ते के बारे में पूछा था, और अब हुआ शियांगयू भी लियू मेंगर से उसके रिश्ते के बारे में यही सवाल पूछ रही थी। मेरी पत्नी उसकी प्रशिक्षु है और वह अपने प्रशिक्षु के साथ अच्छी तरह पेश आती है, इसलिए वह अपने प्रशिक्षु के पति के साथ भी बेहतर व्यवहार करती है। ये बिल्कुल इसी तरह का रिश्ता है, एक बहन की तरह। वह मेरे प्रति बहुत दयालु है। चेन जियांग ने कहा। उसने लियू मेंगर से वादा किया कि वह उनके रिश्ते के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। हालांकि यह हास्यास्पद लगता है, फिर भी मुझे अपनी सहज बुद्धि पर यकीन है। दक्षिणी बंजर भूमि में हुआ शियांगयू ने पाया था कि चेन शियांग और लियू मेंगर की आंखों में एक दूसरे से काफी अलग भाव थे। इसके अलावा दोनों कभी कभी एक दूसरे को देख लेते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, फिर भी उसने इसे पकड़ लिया। हुआ शियांगयू को जरूर जलन हो रही थी। चेन शियांग भले ही अंधी थी, लेकिन उसके स्वर से उसके लिए यह नजरअंदाज करना नामुमकिन था। हालांकि उसे हुआ शियांगयू के इरादे का अंदाजा नहीं था। वह और लियू मेंगर इतने करीब इसलिए हो सकते थे क्योंकि उसने और लियू मेंगर ने कई अनुभव किए थे। इसके अलावा वे दोनों एक दूसरे के कई राज जानते थे, और चेन शियांग की अपार क्षमता ने भी उन दोनों को करीब लाने में बड़ी भूमिका निभाई। हुआ शियांगयू भी जानती थी कि कब रुकना है। वह समझ सकती थी कि चेन शियांग ने यह बात क्यों नहीं मानी। ये सब गोपनीयता के लिए था, इसलिए वह भी इस मामले में नहीं उलझना चाहती थी। छोटे बदमाश, क्या तुम कभी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वापस गए हो? हुआ जियांगयू ने पूछा। अभी तक नहीं आया। मैं डैनशियांग ताओयुआन महासम्मेलन के खत्म होने का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। चेन जियांग ने कहा। उसे भी अपने पिता की बहुत याद आती है। हुआ शियांगयू ने हल्की सी आह भरी। लगता है लियू मेंगर ने तुम्हें और जू शियांकिन को धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बारे में नहीं बताया है। पूरी धर्मनिरपेक्ष दुनिया अचानक गायब हो गई, सिर्फ एक बड़ा सागर बचा है। क्या? चेन जियांग गुस्से से खड़ा हो गया। उसने अविश्वास भरी नजरों से हुआ जियांगयू को घूरा। लियू मेंगर को जरूर इस बारे में पता है, यहाँ तक कि आपके डीन को भी। पिछली बार मैंने और उनकी इस बारे में बात की थी, हुआ जियांगयू ने कहा। चेन जियांग का पूरा शरीर कांप उठा, उसका दिमाग शून्य हो गया। जब धर्मनिरपेक्ष दुनिया ही गायब हो गई, तो उसके पिता और चेन परिवार का क्या? वे कहाँ गए? मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही चेन जियांग ने ये कहा, हुआ जियांगयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, वे बिल्कुल ठीक हैं। बस एक ही बात पक्की है कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया समुद्र में नहीं डूबी है। मुख्य भूमि का पूरा टुकड़ा अचानक गायब हो गया। ये चेनवू मुख्य भूमि की किसी किंवदंती जैसा ही है, इसीलिए तुम्हारे डीन और लियू मेंगर ने तुम्हें नहीं बताया। चेन जियांग शांत हुआ और पूछा, कौन सी किंवदंती? किंवदंती के अनुसार महाविपत्ति आने से पहले धर्मनिरपेक्ष दुनिया अचानक गायब हो जाएगी। महाविपत्ति समाप्त होने के बाद ये फिर से वापस आ जाएगी। उसके बाद इस पर कई भयावह लाशें बिछ जाएंगी। वह दृश्य बहुत ही भयावह था। हुआ शियांगयू के बोलते ही उसका चेहरा भय से भर गया। लाशें, अमर और शैतानी चट्टान, अमर और शैतानों की लाशें। चेन जियांग को तुरंत ये याद आया। फिर सू मेयाओ और बाई यूयू को उनके दुश्मन द्वारा अमर और शैतानी चट्टान की ओर फुसलाए जाने का ख्याल आया। हालांकि वह तो एक धर्मनिरपेक्ष दुनिया थी, वहाँ शक्तिशाली अमर और शैतान कैसे हो सकते थे? और सू मेयाओ और बाई यूयू तो धर्मनिरपेक्ष दुनिया के निवासी नहीं लग रहे थे। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो? चेन जियांग को अचानक कुछ सूझा। वह मन ही मन स्तब्ध था। इस सब के मद्देनजर शायद सांसारिक दुनिया स्वर्गलोक में चली गई होगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया वापस आ जाएगी और इसके सभी निवासी सुरक्षित रहेंगे, हुआ शियांगयू ने दिलासा दिया। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। उसका मूड बहुत खराब था।
इस समय बाई यूयू ने कहा, वह सच कह रही है, धर्मनिरपेक्ष दुनिया वापस आ जाएगी, हालांकि इसमें अभी भी कुछ समय लगेगा। छोटे बदमाश, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो, ये 3 लोगों की लड़ाई में जरूर तुम्हारी मदद करेगा। दक्षिणी बंजर भूमि में शैतान देवता पहले से ही तुम पर नजर रखे हुए थे, जब तक लड़ाई शुरू होगी तब तक तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे, सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग डिंजियांग टॉवर से निकलकर दिव्य शस्त्र भंडार में लौट आए। लियू मेंग अग्नि आत्मा की नई शक्ति से पहले ही परिचित हो चुकी थी। उस समय जब उसने देखा कि चेन जियांग का रंग रूप ठीक नहीं है, तो उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बहन मेंग, क्या आप धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लुप्त होने के बारे में पहले से ही जानती हैं? चेन जियांग ने सिर झुकाकर पूछा। लियू मेंग ने हल्की सी आह भरी और कहा, क्या ये हुआ जियांगयू था? ऐसा क्यों है कि इस मोहिनी को कोई शिष्टाचार की समझ नहीं है? उसने तुम्हें ये बातें क्यों बताईं? चेन जियांग जानता था कि लियू मेंग ने यह बात न सिर्फ उससे बल्कि जू जियाजियान से भी छिपाई थी। हालांकि वह ये भी जानता था कि यह सब उनके लिए था, इसलिए उसने लियू मेंग को दोष नहीं दिया। अध्याय 0279 उत्साह बढ़ाना। अध्याय 279 उत्साह बढ़ाना। TLN नमस्ते दोस्तों, मैंने 100 बीस्ट्स दान की जड़ी बूटी क्लोवर रूट्स सन्ये शुगे का अनुवाद करते समय गलती कर दी। मैंने जो अनुवाद किया था वह गलत था। कच्चे रूप में 3 पत्तियां थीं। मुझे लगा कि यह क्लोवर की बात है। फिर भी अध्याय 280 का अनुवाद करते समय मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। हो सकता है कि कुछ लोगों ने सही अनुवाद पढ़ा हो, क्योंकि इसे 1 दिन बाद ठीक कर दिया गया था, लेकिन मैं आपको सूचित नहीं कर पाया। इसका सही अनुवाद है 3 पत्तियां पौधे की जड़ें। असुविधा के लिए क्षमा करें। चेन जियांग का उदास रूप देखकर लियू मेंग थोड़ा गुस्से में थे। मैं जाकर हुआ जियांगयू से बात करूंगा। मुझे पता था, ये जानकारी मिलने के बाद आप ऐसे ही होंगे। मत जाओ, मैं ठीक हूँ। चेन जियांग ने जोर से मुस्कुराया। वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच कोई संघर्ष हो। लियू मेंग ने चेन जियांग के सिर पर थपथपाया और दिलासा देते हुए कहा, आपके रिश्तेदारों को कुछ नहीं होगा, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे यह बात नहीं छिपानी चाहिए थी, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। इस समय थोड़ी ईर्ष्या के साथ एक आवाज आई, बहन मेंगा, आपको वास्तव में उसे बताना चाहिए था, उससे यह बात छिपाना अच्छा नहीं था। हुआ जियांगयू आ गई और वह वाकई बहुत सीधी थी। लियू मेंग ने हल्के से उपहास किया। अच्छा, हुआ शियांगयुए को अब यकीन हो गया था कि चेन शियांग इस छोटे बदमाश का लियू मेंग के साथ वाकई बहुत स्नेही रिश्ता है। हुआ शियांगयुए का उसके पीछे यहाँ आना चेन शियांग की उम्मीद से बिल्कुल परे था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक अवरोध होता है, अगर उसे इसके बारे में पता नहीं है और अगर वह बिना सोचे समझे वहां चला गया तो वह अवरोध से घायल हो जाएगा। पहले वहां कोई अवरोध नहीं था, लेकिन अब है। हुआ जियांगयू का चेहरा थोड़ा गंभीर था। वह चेन जियांग के पास बैठी थी, लेकिन चेन जियांग को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लियू मेंग असल में हुआ जियांगयू के लिए चाय बना रहा था। दोनों के बीच का रिश्ता उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। यदि चेन जियांग का मूड खराब न होता तो वह निश्चित रूप से इन 2 महान सुंदरियों के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करता। हालांकि इन 2 बेहद आकर्षक और मोहक सुंदरियों को देखकर, जो एक देश के पतन का कारण बन सकती थीं, उसका मूड भी थोड़ा बेहतर था। अग्नि आत्मा। हुआ जियांगयू सदमे से हड़बड़ा गई। उसके हाथों में चाय का कप कुचल गया, जिससे सुगंधित चाय गिर गई। चेन जियांग और लियू मेंग भी चौंक गए। हुआ शियांगयू को एहसास हो गया था कि लियू मेंग के शरीर से निकलने वाली अग्नि क्यूई पहले से अलग थी। अब यह और भी भयावह थी, और इस तरह की विचित्र अग्नि क्यूई वास्तव में एक मिश्रित अग्नि आत्मा की विशेषता थी। मोहिनी, क्या तुम्हारे पास भी है? लियू मेंग भी हैरान थी। उसने इसे पहले ही बहुत छिपा रखा था, फिर भी हुआ शियांगयू ने इसे देख लिया। सामान्य परिस्थितियों में केवल अग्नि आत्मा वाले ही इसे महसूस कर सकते थे। हुआ शियांगयू ने अपना सिर हिलाया और चेन शियांग की ओर देखा। उसे शक था कि लियू मेंग को अग्नि आत्मा मिलने का चेन शियांग से कोई संबंध है। पिछली बार दक्षिणी बंजर भूमि में लियू मेंग के पास अग्नि आत्मा नहीं थी। मेंग, तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते, मैं भी इसे किसी को नहीं बताऊंगा। हुआ जियांगयुए ने भारी स्वर में कहा। लियू मेंग ने सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है। चूंकि चेन जियांग का मूड ठीक नहीं था, वह आराम करने के लिए जल्दी कमरे में लौट आया। हुआ जियांगयू और लियू मेंग के रिश्ते से वह थोड़ा हैरान था, और जिस तरह से वे एक दूसरे को पुकार रहे थे, उससे वह आसानी से समझ सकता था। चेन जियांग बिस्तर पर लेट गया और हल्की सी आह भरी। उस पल बाई यूयू कुछ ज्यादा ही बातूनी हो गई थी, और उसके सारे शब्द चेन जियांग को दिलासा देने के लिए थे। हालांकि वह दिलासा देने में उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी चेन जियांग को दिलासा देने की उसकी कोशिश ने उसे बहुत प्रभावित किया। सु मेयाओ को भी इस बात पर हैरानी हुई कि उसकी हमेशा रूखी रहने वाली बड़ी बहन असल में जानती थी कि किसी को दिलासा कैसे दिया जाता है। चेन जियांग का मूड अब काफी बेहतर था। जैसे ही वह कीमिया शुरू करने वाला था, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। छोटे बदमाश, जल्दी से दरवाजा खोल। ये हुआ शियांगयू की आवाज थी। आमतौर पर सिर्फ लियू मेंग ही उसे इस नाम से पुकारते थे, और अब वह भी उसे इसी नाम से पुकार रही थी, जिससे चेन शियांग को शक हुआ कि कहीं लियू मेंग ने हुआ शियांगयू को कुछ तो नहीं बता दिया। चेन जियांग ने दरवाजा खोलते ही हुआ जियांगयू के चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी। छोटे बदमाश, 2 महीने में एक तुलनात्मक रूप से बड़ी नीलामी होने वाली है। तब तक तुम्हारे और सिस्टर मेंग के पास VIP बॉक्स होगा। तुमने क्या बात की? चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कुछ बेबसी से कहा। पहले उसे बहुत गुप्त रहना पड़ता था,
फिर भी लियू मेंगे ने ये राज नहीं रखा, जिससे वह थोड़ा दुखी हुआ। कुछ नहीं, बस तुम थोड़े बदमाश हो, हुआ शियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा। मैं अलविदा कहने आया था, अगर तुम्हें मुझसे कुछ ढूंढना है तो मैं कुछ देर के लिए डैनशियांग टावर में रुकूंगा। हुआ शियांग के जाने के बाद चेन शियांग ने लियू मेंगे से पूछने के बारे में सोचा कि उसने हुआ शियांग के साथ क्या बात की, लेकिन जैसे ही वह लियू मेंगे के दरवाजे पर पहुंचा, उसने उसके दरवाजे पर एक नोटिस चिपका हुआ देखा, बंद दरवाजे की साधना में परेशान न करें। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंदर कोई नहीं है, शायद वह आपकी पत्नी जियान को ढूंढने गई है, लोंग जुई ने कहा। चेन जियांग ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो वह जरूर जू जियाजियान को धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लुप्त होने की खबर बताने गई होगी। कमरे में लौटने के बाद चेन जियांग ने कीमिया भट्टी निकाली और 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जबकि सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों कमरे के अंदर दिखाई दिए। आराम करो, जुई नजर रख रही है, तुम्हारी बहन मेंगे यहाँ नहीं है, हम ताज़ी हवा के लिए बाहर आए हैं। सू मेयाओ ने अपनी थकी हुई कमर को तानकर सीधा बिस्तर पर लेट गई। बाई यूयू भी बिस्तर पर बैठ गई और चेन जियांग द्वारा आज खरीदे गए कुछ सुंदर गहनों से खेलने लगी। दोनों ने जो कपड़े पहने थे वे सब चेन जियांग के खरीदे हुए थे और सभी बेहद खूबसूरत और अपेक्षाकृत नवीनतम शैली के थे। दोनों ने शिफॉन से बनी लॉन्गेट पहनी हुई थी, जो उनके गोरे पैरों और जैड जैसे हाथों को कुछ हद तक छुपा रही थी और कुछ हद तक दिखा रही थी, जो चेन जियांग की आंखों के लिए एक दावत थी। हालांकि बाई यूयू के चेहरे पर अब भी वही ठंडा भाव था, फिर भी चेन जियांग को वह अब भी ज्यादा कोमल लग रहा था, खासकर उसकी आंखों में उस कोमलता के साथ जो उसे घूर रही थी। चेन जियांग की धड़कनें तेज हो गईं। बाई यूयू द्वारा पहले उसे दिलासा देने की बात सोचकर चेन जियांग को अच्छा लग रहा था। चेन जियांग अचानक उदास होकर जोश में आ गया। उसने तुरंत जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें संसाधित करना शुरू कर दिया। वह सू मियो और बाई यूयो की शक्ति को जल्दी से बहाल करना चाहता था और उन्हें दिन का उजाला दिखाना चाहता था। वह चाहता था कि वे बेफिक्र रहें और उनके लिए खरीदे गए कपड़े पहनकर भीड़ के बीच निडरता से घूमें। एक तरफ चेन जियांग उन जड़ी बूटियों को संसाधित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने सू मेयाओ को 100 जानवरों के दान के बारे में अपना अनुभव बताते हुए सुना। सू मेयाओ के शब्दों से चेन जियांग को पता चल गया कि 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। छोटे ड्रैगन, क्या ये 100 जानवरों का दान तुम्हारे खाने के लिए उपयुक्त है? चेन जियांग ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे लोंग जुई के मुंह से थूक निकल गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह अजगर उन नीची श्रेणी के आत्मिक जानवरों जैसा ही है? बेशक यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, लोंग जुई ने मुंह बनाकर जवाब दिया। वह दोनों के बीच बिस्तर पर बैठ गई ताकि वह उन दोनों द्वारा खिलाए गए डैन को खा सके। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटी राजकुमारी हो। चेन जियांग को इस बार हैरानी हुई कि यह बच्ची सचमुच थोड़ी बड़ी हो गई है। पहले वह 10 साल की बच्ची जैसी दिखती थी, लेकिन अब वह 12-13 साल की लग रही थी और उसकी छाती थोड़ी उभरी हुई थी। उसकी छाती पहले से ही आकार लेने लगी थी और उसका सिर भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। चेन जियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा, जब मैं इसे परिष्कृत कर लूंगा तब मुझसे मत पूछना, ठीक है? 100 जानवरों का दान एक निम्न श्रेणी का गहन स्तर का दान था और आत्मिक जानवरों के लिए ये बहुत लाभदायक था, भले ही यह 9वीं श्रेणी का आत्मिक जानवर ही क्यों न हो। हालांकि भवन निर्माण का आधार दान काफी बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई मुक्त कर सकता था, लेकिन यह आत्मिक जानवरों के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। चेन जियांग के ज्ञान में ड्रैगन भी एक जानवर था। यही कारण था कि 100 जानवर लोंग जुई के लिए उपयुक्त होने चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने 100 जानवर दान को परिष्कृत करने का फैसला किया। चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने का अनुभव प्राप्त कर लिया था और वह जानता था कि 100 जानवरों के डैन को परिष्कृत करना वास्तव में काफी आसान था। हालांकि शुरुआत में वह कई बार असफल होता, लेकिन हर असफलता के बाद वह उल्लेखनीय प्रगति करता। अध्याय 0280 100 जानवर दान। अध्याय 280 100 जानवर दान। 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल था। सटीक रूप से कहें तो कठिनाई राक्षस कोर में मौजूद जीवन सार की बड़ी मात्रा को जड़ी बूटियों के साथ मिलाने में थी। ये पहली बार भी था जब चेन जियांग कीमिया के लिए इतने सारे आत्मा जानवर कोर का इस्तेमाल कर रहा था। पशु तत्व फल, आत्मा पशु घास, 3 पत्तियों वाले पौधे की जड़ें और दानव फूल। ये 4 जड़ी बूटियां काफी महंगी थीं, लेकिन उन्हें बहुत कीमती नहीं माना जाता था। जैसे कि पशु तत्व फल, आत्मा पशु घास, दानव फूल, ये उन जगहों पर पाए जा सकते थे जहां आत्मा पशु बहुतायत में थे। हालांकि इनकी रक्षा शक्तिशाली आत्मा पशु करते थे, इसलिए केवल अधिक शक्तिशाली मार्शल कलाकार ही इन्हें प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार की आत्मा जड़ी बूटियों में ऊर्जा होती थी, लेकिन ये सब उनकी विशेष संरचना के कारण आत्मा पशुओं के लिए ही लाभदायक थी। मनुष्यों के लिए हालांकि ये अभी भी कुछ हद तक उपयोगी थी, फिर भी इनका उपयोग बहुत कम था। 3 पत्तियों वाले पौधे की जड़ें एक अनोखे पेड़ की जड़ें थीं। इस पेड़ पर 3 अलग अलग आकार के पत्ते उग रहे थे और यहाँ तक कि उनका रंग भी अलग अलग था। इसकी जड़ दोबारा उग भी सकती थी, जिससे एक खास ऊर्जा पैदा होती थी जो आत्मिक प्राणियों के लिए बहुत उपयोगी थी और उनके शरीर को मजबूत बना सकती थी। आत्मिक पशु के मूल में जीवन तत्व और आत्मिक पशु की ऊर्जा का विशाल भंडार था। ये मानव की सच्ची क्यूई के बराबर था और इसमें अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा भी थी। इस समय चेन जियांग एक विशाल मात्रा में आत्मिक पशु के सार को नियंत्रित कर रहा था और उसे विभिन्न गुणों वाले विभिन्न हर्बल पाउडर के साथ मिला रहा था।
ऐसा करने का उद्देश्य उन्हें एक दान में जमाना था। पिछली बार जब उसने एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत किया था तब चेन जियांग की दिव्य आत्मा केवल एक शिशु थी, लेकिन अब वह 10 वर्ष की हो गई थी। उसकी वर्तमान दिव्य भावना पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थी, जिससे वह आधी मेहनत से दुगुनी मेहनत से डैन को परिष्कृत कर पाता था, जिससे उसे भट्टी पर और भी सूक्ष्म नियंत्रण प्राप्त होता था। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के जोरदार हिलने के साथ चेन जियांग ने धीमी आवाज में चीख मारी, इससे पहले कि फनेस स्थिर हो। जैसे ही चेन जियांग ने आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 25 बार असफल होने के बाद आखिरकार मैं सफल हो ही गया। बस एक दिन ही बीता था और परिणाम से सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों ही बहुत संतुष्ट थे। चेन जियांग जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से वे अपनी ताकत वापस पा रहे थे। आर्च डैन। चेन जियांग ने ढक्कन खोला तो देखा कि आर्च डैन एक नीली आभा से चमक रहे थे और साथ ही राक्षस के केंद्र की क्यूई का उदय भी हो रहा था। उसने एक डैन उठाया और लॉन्ग जुई की ओर फेंकते हुए हंसते हुए कहा, छोटे ड्रैगन, एक बार कोशिश करके तो देखो। लॉन्ग जुई ने हालांकि उसे फिर भी पकड़ लिया था। एक दुखी चेहरे के साथ उसने गंभीरता से कहा, मैं एक ड्रैगन हूँ, वो निम्न श्रेणी के आत्मा जानवर नहीं। इस तरह के डैन मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे वे मनुष्यों के लिए हैं, पूरी तरह से बेकार। यद्यपि उसने ऐसा कहा था, परंतु इतनी सुंदर डान को देखकर जिसमें से इतनी मोहक सांसें निकल रही थीं, उसने अपनी लार को निगल लिया तथा अपने होंठ भी चाटने लगी। लॉन्ग जुई की नज़र में ये 100 जानवरों वाला दान बिल्डिंग फाउंडेशन दान से कहीं बेहतर था, खासकर उस तरह की जड़ी बूटियों की खुशबू जिसने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। और दान के अंदर मौजूद भरपूर ऊर्जा का तो कहना ही क्या। उसकी नज़र में ये 100 जानवरों वाला दान किसी भव्य दावत के समान था। उसकी वर्तमान स्थिति देखकर चेन जियांग और दोनों सुंदरियां मन ही मन हंस पड़ीं। कुछ क्षण पहले ही उसने दृढ़ता से कहा था कि यह 100 पशु दान उसके ड्रैगन वंश के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसकी वर्तमान भाव भंगिमा, खाने की इच्छा लेकिन खाना पाने वाली, देखने वालों को हंसी आ रही थी। छोटी लालची अजगर आखिरकार एक छोटी लालची अजगर थी। उसने हमेशा बहुत सारे डैन खाए थे और अब उसने इसकी परवाह करना छोड़ दिया था और अपनी ड्रैगन वाली गरिमा को ताक पर रख दिया था। उसने 100 जानवरों वाले डैन को अपने मुंह में डाला और ध्यान से उसे बारीक टुकड़ों में चबाया। चेन जियांग ने पहली बार उसे डैन खाते हुए इतनी सावधानी बरतते देखा था। पहले जब भी वह डैन खाती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह चावल खा रही हो और ढेर सारा चावल अपने मुंह में ठूंस रही हो। इसका स्वाद अच्छा है ना? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। जी। लॉन्ग जुई ने सिर हिलाया। उसकी नम आंखों से चेन जियांग की भट्टी टकटकी लगी हुई थी। ड्रैगन सभी जानवरों के सम्राट हैं। हालांकि 100 जानवरों का दान थोड़ा कच्चा है, ये ड्रैगन के लिए मुश्किल से ही ठीक है। मुझे जल्दी से कुछ और दे दो, इस तरह के दान तुम इंसानों के किसी काम के नहीं हैं। चेन जियांग और सू मेयाओ अचानक हंसने लगीं। पहले तो उसने कहा था कि ये उसके लिए बेकार हैं, लेकिन अब वो इन्हें किसी खजाने की तरह मान रही थी। बाई यूयू के चेहरे पर भले ही बर्फीली ठंडक थी, फिर भी हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। ये देखकर चेन जियांग मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा। ये कठोर स्वभाव वाली महिला मानो बर्फ के बीच खिल उठी हो, मानो कोई गर्म और गर्वित लाल बेर खिल उठा हो। चेन जियांग ने लॉन्ग जुई को कुछ दान दिए, वे वास्तव में उसके लिए बेकार थे। 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करना बहुत तेज था। चेन जियांग 1 घंटे में इसे 2 बार परिष्कृत कर पाया, हर बार 10 दान के साथ। अब उसके पास कुछ जड़ी बूटियां बची थीं और अपने उत्साही मूड का फायदा उठाते हुए उसने बाकी जड़ी बूटियों को एक ही सांस में परिष्कृत कर लिया और 100 जानवरों के दान को 20 बार सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। हालांकि वह 1-2 बार असफल रहा। अभी उसके पास पहले से ही 200 दान थे। 2 दिन बीत गए, फिर भी लियू मैंगे का कोई पता नहीं चला। पिछले 2 दिनों से सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों उसके कमरे में लॉन्ग जुई के साथ मस्ती कर रही थीं। चेन जियांग उन्हें खेलने देने के लिए बाहर नहीं गया और उनकी रखवाली करता रहा। तीनों लड़कियां इधर उधर नहीं घूम सकती थीं और वह जानता था कि यह एक दुर्लभ अवसर था। चेन जियांग उन्हें जी भरकर मस्ती करने देने वाला था। हमारी परवाह मत करो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। बाई यूयू चेन जियांग के बगल में चल रही थी। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी कोमलता झलक रही थी। छोटे बदमाश, क्या तुम उस मोहिनी हुआ जियांग युए की तलाश करने जा रहे हो? सू मेयाओ ने हंसते हुए पूछा। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे किसी भूत प्रेत को पकड़ने ले जाए। चेन जियांग ने सिर हिलाया। असल में वो चाहता था कि लियू मैंगे उसे बाहर ले जाए, लेकिन लियू मैंगे यहाँ नहीं थी। बाई यूयू ने कहा, आपको एक गहरा जानवर बैग खरीदना होगा, हालांकि ये बहुत महंगा है। ये शक्तिशाली पशु कोष दानव प्रेत और आत्मा प्रेत को धारण करने में माहिर था। ये केवल दानवों पर प्रयोग के लिए उपयुक्त था और यदि इसमें मनुष्यों को रखा जाता तो उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती। ये बहुत महंगा भी था और आमतौर पर इसे केवल वही मार्शल आर्टिस्ट खरीदते थे जो शक्तिशाली आत्मा प्रेत या आत्मा प्रेत को वश में कर सकते थे। अपनी बहन मैंगे से कहो कि वह तुम्हारे लिए एक बना दे, उसे बस 1-2 दिन लगेंगे और अब तो उसके पास अग्नि आत्मा भी है। उसकी गति निश्चित रूप से तेज होगी। सू मेयाओ हंसते हुए बोली। वह चेन जियांग के पास आकर उसके बालों से खेलने लगी। 100 जानवरों के दान की मदद से आत्मा प्रेतों को लुभाया जा सकता था, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता था। इसके अलावा यदि कोई आत्मा प्रेत की पहचान प्राप्त कर ले और एक अनुबंध स्थापित हो जाए तो आत्मा प्रेत को वश में किया जा सकता था। 3 दिन फिर बीत गए, लेकिन लियू मैंगे अभी तक नहीं लौटी थी।
चेन जियांग का और इंतजार नहीं हो सका, इसलिए वह दिव्य हथियार की दुकान से निकलकर दानजियांग टावर की ओर चल पड़ा। दानजियांग टावर में प्रवेश करते ही हुआ जियांग युए तुरंत वहां आ गई और चेन जियांग को भी हुआ जियांग युए की उपस्थिति का आभास हो गया। छोटे बदमाश, इतने दिनों बाद बहन को ढूंढते हुए आए हो, अब कैसे हो? हुआ शियांग युए ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा। आज उसने साधारण सी ड्रेस और टाइट्स पहनी थी, फिर भी पोनीटेल के साथ वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। चेन जियांग हंसते हुए बोली, मैं अब काफी बेहतर हूँ। मैं एक आत्मा राक्षस को पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरा सामना किसी शक्तिशाली आत्मा राक्षस से न हो जाए, इसलिए मैं बहन जियांगयू से मदद मांगना चाहती हूँ। अरे, इसका मतलब है कि आप अभी से ही 100 जानवरों का दान बना सकते हैं? अभी तो बस कुछ ही दिन बीते हैं। हुआ शियांग युए चौंक गई, उसकी आकर्षक भौहें तन गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे आपका 100 जानवरों का दान देखने दीजिए। चेन जियांग ने कुछ डैन निकाले और उसे दे दिए। ये वे हैं जिन्हें मैंने सभी जड़ी बूटियों का उपयोग करने के बाद परिष्कृत किया है। हुआ शियांग युए नीले दानों को देखने के बाद चकित रह गया। असंभव, आपकी असफलताएं 50 बार से ज्यादा नहीं हुई और केवल कुछ ही दिनों में आप वास्तव में सफल हो गए। आपने इसे पहले कभी परिष्कृत नहीं किया है ना? नहीं, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा, वह सिर्फ एक दिन में सफल हो गया। तभी हुआ शियांगयू ने चेन शियांग को पकड़ लिया, ऊंचे डनशियांग टावर से नीचे कूद गया और पलक झपकते ही वे खुशबू शहर के बाहर पहुंच गए। चेन शियांग का शरीर इस भयावह गति को सहन करने में लगभग असमर्थ था।